का दूध उसको मिल गया तो वो पर्याप्त है उसके लिए। पहले दिन में 3 बार भी, अगर प्रसव के 24 घंटे में अगर 3 बार भी दूध पिला दिया गया तो वो पर्याप्त है। ये मत सोचिए कि पहले दिन से ही बच्चा 10 ml 20 ml दूध पीने लग जाए। दूसरी बात, आपको हॉस्पिटल के स्टाफ का कोऑपरेशन नहीं मिलता, पर आप विल पावर स्ट्रांग रखिए। आप कहे कि चलिए नर्स से, नहीं मैं अपना ही दूध पिलाऊंगी, चाहे आपका ऑपरेशन क्यों ना हो। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आइए मैं पहले अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, तब आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको, क्यों ये कहा गया है कि माँ का दूध ही अमृत है। इसके विषय में गुरुदेव ने कितना अच्छा ज्ञान हमको दिया है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा सा। तो सबसे बड़ी बात तो हम ये देखते हैं कि देखिए, प्रकृति की व्यवस्था को आप समझिए। प्रकृति जो होती है हमारी, डिमांड एंड सप्लाई के नियम पे चलती है। जहां जैसी आवश्यकता है प्रकृति वैसी व्यवस्था बना देती है। जहां पे ठंड पड़ती है वहां के जानवर अलग हैं, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, वहां की खाल भी लोगों की कद काठी तक अलग होती है। जैसी व्यवस्था, जैसे ही जहाँ पे आप देखिए पूरे वर्ल्ड में जिस तरह का तापमान है या परिस्थितियां हैं, वैसा ही उनका खान पान भी है और वैसे ही वहां का कल्चर भी डेवलप हो जाता है। अब ये जब बच्चा गर्भ में आया और स्तनों का विकास शुरू हुआ, और दूसरी तरफ जब बच्चे ने जन्म लिया तो उन्हीं स्तनों में दूध उतर आया। तो ये क्या है, ये प्रकृति की एक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है कि किस तरह से जब जरूरत होएगी तो चिंता नहीं करनी है, भगवान ने स्वयं व्यवस्था कर रखी है। उसने जिस जीव को भेजा है उसकी व्यवस्था पहले से करके दी है कि माँ के स्तनों में दूध उतरे। आपने कभी भी किसी जानवर को ऊपर का दूध पिलाते देखा है? कोई ऐसा होता है जिसके गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सबके बच्चे होते हैं, अपना ही दूध पिलाते हैं ना। तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेरा दूध नहीं उतर रहा या कम उतर रहा है या सफिशिएंट नहीं है? प्रकृति ने व्यवस्था करी है, उस पर विश्वास करिए। तो ये आपको तैयारी पहले से करनी है, आत्मविश्वास की और ईश्वर विश्वास की, कि मैं सक्षम हूँ, मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है, मैं इसकी माँ हूँ, तो इसको दूध पिलाने का अधिकार भी मेरा है। और यदि कभी ना उतरे तो आप ही ईश्वर से व्यवस्था करिए, प्रार्थना करिए। हम मेडिकल दवाइयां तो देते ही हैं, पर आप प्रार्थना करिए, उस जीवात्मा से प्रार्थना करिए कि तुम इस जन्म में मेरे बच्चे हो। पिछला हमारा कोई भी नाता रहा हो, लेकिन कोई भी हमारा आपस में पेश पैर रहा हो पिछले जन्मों में, लेकिन इस जन्म में तुम मेरी संतान हो, तो तुम मेरा दूध पीकर ही बड़े होगे। उसी में तुम्हारा विकास है, तुम्हारा शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक भावनात्मक सब विकास मेरे दूध पर तुम निर्भर। तो ये आपको उससे वार्तालाप कर दिए। अब इसका जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं वो आपको जानने बहुत जरूरी है, कि जो मैंने बात कही आपने कि जो संस्कार की प्रक्रिया 9 महीने चल रही थी, वो अब स्तनपान के माध्यम से संपन्न होने वाली है। तो जो दूध होता है माँ का, वो इस तरह से होता है कि उससे उसका विकास होगा। हर प्राणी का जो दूध है, जैसे गाय का दूध है, तो वो बछड़े के लिए सर्वोत्तम है, उपयुक्त है। बकरी का जो दूध है वो मेमने के लिए उपयुक्त है। तो अब ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे को जब हम गाय का दूध पिला देंगे तो वो बात नहीं आएगी, क्योंकि गाय के दूध में अधिक प्रोटीन होता है, वो जम जाता है दही जैसा, तो उसको पचाने में आंतों को ज्यादा काम करना पड़ता है। प्रकृति का नियम ऐसा है, ईश्वर का विधान ऐसा है कि जिसका जो बच्चा है उसी का दूध पी करके उसका विकास होना है, वो उसके लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो मनुष्य के बच्चे के लिए माँ का ही दूध, उसी की माँ का दूध सर्वोत्तम है। विशेष करके जो पहले 3-4 दिन में कोलेस्ट्रॉल निकलता है, पीला पीला दूध निकलता है, वो जो होता है उसमें बहुत सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता होती है। तो वो दूध तो ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी की माँ ना रहे, मान लीजिए कोविड काल में ऐसा हुआ कई बार, तो अगर कोई दूसरी महिला जिसके बच्चा है या जो स्तनपान कराती है, उसका भी दूध उसको 3-4 दिन पिला देना चाहिए। इतनी शक्ति होती है उस पहले 3-4 दिन के दूध के अंदर कि महीनों बच्चा बीमारी से लड़ सकता है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनको खांसी जुकाम दस्त ऐसी छोटे मोटे इन्फेक्शंस बिल्कुल नहीं होते। इसको पढ़ाने के लिए अभी एक स्पेशलिस्ट आएंगी,
आपको कि किस तरह से टेक्निक आपको डेवलप करनी है और उसके लाभ क्या है, मेडिकल बेनिफिट्स। मैं आपको भावनात्मक पक्ष बताती हूँ उसका, कि इसमें क्या होता है कि जब माँ का दूध बच्चा पीता है तो उसकी एक क्लोज बॉन्डिंग बनती है, क्योंकि जब स्तनपान कराते हैं तो केवल वो ही दोनों है, माँ, बच्चा और ईश्वर। हमेशा अपने इष्ट का, गुरु का, ईश्वर का आवाहन करने के बाद स्तनपान कराना शुरू करें, और पूरी एकाग्रता से, पूरे मन से, पूरी तन्मयता से। जब माँ जो है पूरे मनोयोग से तल्लीन होकर के प्रेम भाव प्रदर्शित प्रदर्शित करते हुए, सिर पे बच्चे के हाथ सहलाते हुए दूध पिलाती है, तो उसको ऐसा एक प्रसन्नता मिलती है, बच्चे को देख करके प्यार उमड़ता है। तो दोनों माँ और बच्चे के अंतर जो एक अंतरंग संबंध स्थापित होता है, वो एक बहुत ही भावनात्मक अनुभूति है, उसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। कई चित्रकार, कई शिल्पकार इस क्रिया की फोटो बनाते हैं, चित्र उतारते हैं, उन्होंने उस मूर्ति बनाई, तो वो जो भाव होते हैं ना माँ के, वो एकदम अलग होते हैं। वो उससे जो मानसिक और भावनात्मक पोषण बच्चे को मिलता है, वो कभी भी ऊपर के दूध से नहीं मिल सकता। तो ये जो रिलेशनशिप बननी है बच्चे की, वो स्तनपान के माध्यम से बनेगी। फिर आप इस समय क्या है, बच्चे के सारे सॉरी बच्चे के सारे सेंस एक्टिवेट हो जाते हैं। हमेशा बच्चे को दूध पिलाते समय अपने से चिपका के रखे, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए, बच्चे का पेट और माँ का पेट टच करता रहना चाहिए हमेशा। तो देखिए स्मेल उसको आ रही है, आपकी स्मेल आ रही है, विशेष करके जो शुरू का 2-3 दिन का दूध होता है, उसमें जो आपके गर्भ में पानी होता है, लाइकर जो होता है बच्चे के चारों तरफ, उससे उसकी स्मेल मिलती है। तो जैसे ही बच्चा वो दूध पीता है, वो एक सुरक्षित अनुभव करता है अपने आप को, क्योंकि वो पहचान लेता है उस स्मेल को। तो उसे पता है कि जहां मैं अंदर था उसी वातावरण में बाहर हूँ, मतलब मैं अपने एक क्लोज व्यक्ति के पास हूँ जो मेरी सुरक्षा कर रही थी अभी तक, जिस जननी के पास मैं अंदर था उसी के पास मैं बाहर हूँ। वो स्मेल से अवगत होता है। तो ये स्मेल, टेस्ट उसको दूध का मिल रहा है, उस दूध में भी लाइकर जैसा टेस्ट आता है जो पानी का होता है। फिर आंखों से आंखें डालिए, बीच बीच में बातें करिए, उसके कान सुन रहे हैं, तो उसके सारे सेंस एक्टिवेट हो जाते हैं और तब उसको बहुत आनंद आता है। और आप देखिए ये बच्चे चूंकि इमोशनली सिक्योर होते हैं, वो भावनात्मक रूप से स्ट्रांग होते हैं, संवेदना का आदान प्रदान हो रहा है माँ और बच्चे के बीच में, तो ये बच्चे जो है ये रोते नहीं है। जो दूध ऊपर का पीते हैं या माँ की अनुपस्थिति रहती है, जैसे माँ काम पे जाने लगी शुरू से, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो रोने वाले और क्रैंकी होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। दूसरी बात, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखिए, जैसे ही बच्चा रोया, बच्चे को भूख लगी, आपने तुरंत स्तनों से लगा लिया, तो बच्चे को वेट नहीं करना पड़ा। जब आप ऊपर का दूध पिलाती हैं तो पानी उबालती हैं, बोतल लेकर के आती हैं, डिब्बा घोल के बना रही हैं, उतनी देर में तो बच्चा बेहाल हो जाता रो रो कर, तो वो उतना वेट नहीं कर सकता जब उसको भूख लगती है। तो ये देखिए, ये जो उसको एक तरह का मेंटल ट्रॉमा होता है उस समय, जब वो वेट करना पड़ता है उसको दूध का, तो वो जो आघात उसको लगता है वो उसको और चिड़चिड़ा बना देता है। फिर ये एक वन वे प्रोसेस नहीं है, इसमें माँ को भी बहुत संतुष्टि मिलती है। जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उसका एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी, उस पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो उसके संवेदनाओं से, उसके भावों को पूरा तरह से कंट्रोल करते हैं। और ये जो हार्मोन्स हैं, ये बच्चे के हार्ट को, उसके इसके कहना चाहिए आंतों को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, उसके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट को और ब्रेन को शक्ति प्रदान करते हैं, उसके विकास में सहायक होते हैं। तो देखा आपने कि न केवल शारीरिक, बस मानसिक विकास भी, जो मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, जो ब्रेन के आपको बताए गए थे कि न्यूरोनल पाथवेज डेवलप हो रहे हैं, उसके लिए भी माँ का स्तनपान कराना बहुत जरूरी है। साथ में जब माँ स्वयं दूध पिलाती है तो स्वयं उसको एक आत्मसंतोष होता है, प्रफुल्लता महसूस करती है, शांत महसूस करती है। जबकि जो माँ दूध नहीं पिला पाती, वो कई बार पेशेंट्स आती है, वो गिल्टी फील करती हैं कि हम दूध नहीं पिला पा रहे, हमको उतर नहीं रहा है, कितनी मेडिसिन दे दें, पर किसी ना किसी स्ट्रेस के कारण
जो है वो इस प्रक्रिया मतलब इस प्रक्रिया में उनके बाधा आती है। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है, ये चिंता नहीं करनी है, दूध आपके अवश्य उतरेगा और अवश्य आप उसको पिला पाएँगी, ये विश्वास आपको करना है। तो जो बच्चे का विकास है, हमने बताया आपको कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास भी स्तनपान के माध्यम से हो रहा है। और जब माँ खुश होती है दूध पिला करके, संतुष्ट महसूस करती है, खुद शांत और प्रसन्न रहती है, तो डेफिनेटली पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है, ये बिल्कुल नहीं होता। इसके लिए आवश्यक ये है, गुरुदेव इसको लिखते हैं कि 1 डेढ़ महीने में जैसे ही बच्चे की साइकिल डेवलप होने लगे, तो माँ पर्याप्त विश्राम भी लें और विश्राम के साथ-साथ वो अपनी एक्टिविटी भी शुरू करें। कई महिलाएँ जो होती हैं बहुत डल रहती हैं, बहुत दिनों तक वो कोई कार्य नहीं करती। तो श्रम का भी समावेश आपके जीवन में 1 डेढ़ महीने के बाद हो जाना चाहिए। आप खुली हवा में प्राणायाम करिए, खुली हवा में टहलिए। भोजन आपका बहुत पौष्टिक होना चाहिए। अच्छे दूध के लिए जो भोजन की आपकी क्लास ली गई थी, उसमें आपको पूरा बता दें कि फिर आपको चोकर युक्त अनाज लेना है, हरी सब्जियाँ लेनी है, दूध, दूध से बने पदार्थ लेने हैं। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन आपको छोड़ना नहीं है। जो आप कैल्शियम की गोलियाँ जब गर्भवती थी ले रही थी, उतनी ही कैल्शियम की मात्रा आपको अभी 6-8 महीने तक लेनी है। नहीं तो क्या होगा, आपके दूध में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। विटामिन डी भी अतिरिक्त रूप से आप ले सकते हैं। धूप का सेवन माँ और बच्चे को करना चाहिए। अब इससे क्या होगा कि बच्चे का बौद्धिक क्षमता बढ़ रही है, उसकी भाव संवेदना बढ़ रही है, तो आईक्यू ईक्यू बेटर हुआ और एसक्यू भी कैसे इंप्रूव हो रहा है, ये आप देखिए कि आध्यात्मिक पक्ष क्या है। तो संस्कार संवर्धन कैसे हो रहा है, जब बच्चे को माँ पूरे एकाग्र मन से, तल्लीन होकर के, मनोयोग से पूरा ध्यान बच्चे के ऊपर केंद्रित करके जब वो दूध पिलाती है, तो उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसके संस्कार मिश्री की तरह घुल करके बच्चे के दूध में जा रहे हैं। तो यहाँ से जो वो सोच रही है, जो वो बच्चे के बारे में विजुलाइज कर रही है, मेरा बच्चा शौर्यवान होगा, मेरा बच्चा बहादुर बनेगा, मेरा बच्चा ईमानदारी की राह पे चलेगा, जो गुण आप सोच सकती हैं, कभी झूठ नहीं बोलेगा, बड़ों का आदर करेगा, वो गुण अपने दिमाग में सोचती रहिए, उससे संबंधित कहानी सुनाती रहिए। तो ये जो भाव, जो संस्कार हैं, वो बच्चे के अंदर आपके स्तनपान के माध्यम से जाएंगे। और जो आत्मसंतुष्टि का भाव मैंने बताया आपको, वो तो अनोखा है। वो ऐसा है कि उसको गुरुदेव लिखते हैं कि जब माँ प्रेम पूर्वक, पूरे तल्लीनता से, पूरा ध्यान बच्चे पे केंद्रित करके बच्चों के सिर पे सहलाते हुए दूध पिलाती है, तो जो उसके चेहरे पे एक कहना चाहिए संतुष्टि के साथ साथ एक मुस्कान, एक खुशी, एक शालीनता और एक मधुरता जो उसके चेहरे पे आती है, वो किसी योगी से कम नहीं। ऐसे लगता है कोई ध्यानस्थ योगी अपनी योग साधना कर रहा है। और ये योग साधना तो है, जब बच्चे और माँ का जुड़ाव स्तनपान के माध्यम से हो रहा है, तो एक तरह का योग हो रहा है, एक तरह की ध्यान साधना चल रही है, ये भी आपका एक तरह का तप है बच्चे को दूध पिलाना। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और एक आध्यात्मिक क्रिया है। तो इसको पूर्णतः अकेले में कराना है, पूरा ध्यान से कराना है, उसको मैं आगे बताती हूँ। फिर जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, उनके अंदर एक नारी के प्रति पवित्रता का भाव जागृत होता है। विशेष करके जैसे आपका बेटा है, जो बच्चा लड़का जब दूध पीता है, माँ की जो शांति अनुभव करता है, माँ का सामीप्य पाता है शुरू से, तो उसके अंदर धैर्य, संवेदना और नारी जाति के प्रति एक आदर का भाव जो डेवलप होता है, वो स्तनपान के माध्यम से होता है। जो बच्चे दूध नहीं पीते अधिक तक, वो देखिए तो वो अपने आगे के जीवन में आप देखेंगे कि थोड़े उद्दंडी निकलते हैं। गुरुदेव लिखते हैं कि ऐसे व्यक्तियों में आप देखेंगे ज्यादा चांसेस है कि वो दुष्चरित्र टाइप के निकल जाए। तो ये इसका आध्यात्मिक महत्व है कि यहीं से बच्चा जो है संस्कार के साथ साथ नारी जाति के प्रति अपना आदर भाव का जो वो डेवलप कर रहा है। तो सारे सद्गुणों का रोपण आप स्तनपान के माध्यम से कर सकती हैं। वैसे चित्र लगाइए, करना क्या है आपको, देखिए पहले तो आपको अकेले में दूध पिलाना है। वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। चाहे पीछे से आप मंत्र बजाइए या भजन बजा लीजिए धीमा धीमा,
जिससे बच्चा डिस्टर्ब ना हो, बहुत अधिक आवाज नहीं होनी चाहिए। कमरे का टेम्परेचर बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक रोशनी ना हो, बहुत कम रोशनी ना हो, और आपका पूरा ध्यान बच्चे पे हो। आप ये नहीं है कोई मनोरंजक पुस्तक पढ़ रही हैं या टीवी चल रहा है या गपशप कर रही हैं, ऐसा नहीं है। पूरा कंसंट्रेशन बच्चे पे होना चाहिए। आप जो है पूरी तरह से शांत हो, उद्वेग में, आवेश में, व्यग्रता में, जल्दबाजी में काम खत्म करने के लिए ये नहीं, ये स्थिति में आपको दूध नहीं पिलाना है। ऐसे में वो जो अंतरंग संबंध आपको बच्चे से स्थापित करना है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए जैसे भोजन के लिए बताया था कि भोजन जो है शांत भाव से ग्रहण करना है, क्रोध में आवेश में नहीं करना है, तो ये भी तो बच्चे का, तो जब आप क्रोध करेंगी, आवेश करेंगी, तो वो भावनाएं दूध के साथ एक तरह से विष बन जाएगा दूध, वो भावनाएं बच्चे के लिए जा रही है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, पूरा ध्यान बच्चे के ऊपर, मन में प्रेम उमड़ता हुआ, भाव उमड़ रहे हैं, आप भाव करिए कि 9 महीने किस कष्ट से मैंने इसको अपने गर्भ में रखा, आज ये ईश्वर की प्रतिमूर्ति मेरी गोदी में आया है, मेरे पास आया है, तो क्या ना मैं कर दूं, कितना प्यार लुटा दूं। अब ईश्वर आपके सामने आ जाए तो आप कैसी भाव विभोर हो जाएंगी। तो ये तो ईश्वर का साक्षात रूप है, बाल गोपाल है, आपका कन्हैया है, आपकी राधा है। तो किस तरह से आपको उसके प्रति भाव होने चाहिए, ये आपको डेवलप करना है। क्योंकि आज मैं देखती हूँ कि ये भाव थोड़ा कम हो रहा है। एक बच्चा संतान पैदा करने के लिए कर रहे हैं लोग कि हाँ ये भी एक काम है, विवाह के बाद संतान पैदा करनी है, लेकिन नहीं, इसकी जिम्मेदारी है, इसको डेवलप करना। वो केवल प्यार चाहता है आपसे, वो अच्छे खिलौने नहीं चाहता, अभी वो जानता भी नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं चाहता, वो नहीं जानता आप कौन सी शिक्षा उसको देने वाली है, लेकिन वो आपका प्यार चाहता है, आपका समय चाहता है, आपका भाव चाहता है। तो मन में हमेशा उत्कृष्ट विचार, ओजपूर्ण विचार, अच्छे विचार, उद्देश्यपूर्ण एक विचार आपके मन में चलने चाहिए, जो बच्चे को ट्रांसफर होंगे स्तनपान के माध्यम से। तो आपको क्या करना है, इसको एक बिल्कुल दिव्य वातावरण आपको बनाना है, एक दिव्य प्रक्रिया बनाना है, जैसे कि बच्चा महसूस करे कि कुछ दिव्यता है, जैसे वो अंदर कनेक्टेड था, पूरा सोल कॉन्शियस था, आत्म भाव में था, ईश्वर से कनेक्टेड था, वो याद कर रहा था 9 महीने, हे ईश्वर मुझे इस मुक्ति दिलाओ, मुझे इस नरक से, मैं आपको सदा याद करूंगा, आपका ध्यान करूंगा, मैं इसीलिए धरती पे आ रहा हूँ। उसको धरती पे आने का पर्पस याद था, लेकिन जैसे वो बाहर आता है माया उसको छू लेती, भूल जाता है। तो ये आपको भूलने नहीं देना। स्तनपान के दौरान आप उसको याद दिलाइए कि वो यहाँ क्यों आया है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो भूलने ना पाए। इसलिए मंत्र चलता रहे, उससे बातचीत चलती रहे, अच्छी अच्छी कहानियां चलती रहे, जो गर्भ संगीत आपने सुना है उसको दोहराती रहिए, उसको बजाती रहिए, जो वीर पुरुषों की कहानियां आपने गर्भ में पढ़ी थी उसको फिर उसी भाव के साथ आपको सुनाइए, ये उसका मानसिक और भावनात्मक पोषण का कार्य करेगा। और आपका दूध जो है उसमें प्राण तत्व दे रहा है, किसी और का दूध पिलाएंगे, गाय का दूध पिला दें, ऊपर का दूध पिला दें, तो आहार तो मिल जाएगा, लेकिन प्राण तत्व कहाँ से मिलेगा। उसको प्राण तत्व चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए बड़ा व्यक्ति बनने के लिए, महामानव बनने के लिए। जो उसको आपको गढ़ा, आपने जो 9 महीने तपस्या करी, अब उसको आपको छोड़ना नहीं है, आपको उसको आगे बढ़ाना है इस क्रिया के द्वारा। तो इसीलिए कहा गया है कि माँ का दूध जो है अमृत है। इसीलिए कहते हैं ना कि माँ का दूध अमृत समान है। अमृत क्या देता है, अमृत देता है आपको आयु, बल, बुद्धि, सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास, और ये सारे गुण माँ के दूध में हैं, आप ये मानिए। तो ये माँ का दूध इसलिए आपको पिलाना है कि जो बच्चे के बूढ़ी बनने की प्रक्रिया आपने गर्भ से आरंभ करी थी, उसको आपको स्तनपान के माध्यम से करना है अभी। और ये दूध जो है WHO के अनुसार आप 2 वर्ष तक पिला सकती हैं, 2 वर्ष तक आप बराबर बच्चे को दूध पिलाएं। 6 महीने तक उसको ऊपर का कुछ भी नहीं देना है, ना पानी, ना घुट्टी, ना शहद, कुछ भी, ना रस, बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका दूध पर्याप्त है। किसी प्रकार का चुसनी या ये जो निप्पल लगा देते हैं, टीगर लगा देते हैं, ये बिल्कुल नहीं लगाना है, ये बिल्कुल मना है, आपको इससे बिल्कुल बचना है। केवल अपना अपना और अपना ही दूध पिलाना है उसको। तो अगर डॉक्टर तनीमा जुड़ गई है तो मैं उनको बुलाती हूँ, अन्यथा मैं थोड़ा और इनको बता देती।
प्रज्ञा दीदी देखिएगा कि डॉक्टर तनीमा हमारे साथ आ गई है। आपको आशा करती हूँ मैं ये इसका आध्यात्मिक और भावनात्मक पक्ष अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं तो इसको तो एक वातावरण बना के, हाँ? अभी तो नहीं दिख रही है, अभी तो नहीं दिख रही है। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इनको तब तक ये बताते हैं कि WHO के रिकमेंडेशंस क्या हैं। एक तो पहली बात, ये अभी अस्पतालों में करते नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के जन्म के बाद तुरंत उसको माँ के पेट पे डाल देना चाहिए, बिना नाल काटे। इसको कहते हैं क्रॉल इन, और बच्चा क्रॉल करते हुए माँ का दूध ढूंढता हुआ माँ के पास पहुंच जाए। अभी इसकी प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ नहीं है, विदेश में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया, इससे बहुत अच्छे से माँ और बच्चे का भावनात्मक जुड़ाव होता है, और इससे ब्रेस्ट मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से शुरू हो जाता है। और पहले 1 घंटे के अंदर ही, आधे घंटे के अंदर ही माँ को अपना दूध पिला देना चाहिए। सिजेरियन है तो अलग है, लेकिन सिजेरियन की ये प्रक्रिया मैंने कम से कम बिल्कुल बंद कर दी है। कि लोग क्या करते थे कि 2 घंटे के लिए बच्चे को पीबीयू में भेज देते हैं, NICU में, और पहला दूध वहां टॉप फीड करा देते हैं। ये बच्चे के लिए बहुत बड़ा मानसिक आघात है कि जन्म होते ही उसे माँ से अलग कर दिया गया, जबकि जन्म के बाद उसको तुरंत माँ के पास रखना है हमको, और वो माँ से कभी दूर ना होने पाए। अगर कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है तो अलग बात है, वरना उसको आप ये इंसिस्ट करिए जहां भी आप डिलीवरी कराइए कि मेरा बच्चा मेरे पास तुरंत दीजिए। हम जैसे बच्चा डिलीवर कराते हैं, जब बच्चे माँ की यूट्रस स्टिच कर रहे हैं, जैसे ऑपरेशन से हुआ, तो तुरंत बच्चे के डॉक्टर बच्चे को माँ के गाल के पास लाके उसका गाल से गाल सटा के उसको प्यार करवाते हैं। उसके बाद उसकी जो बाकी स्टिचिंग होती है, और तुरंत बच्चा माँ के साथ बच्चे के कमरे में ही जाना है। फिर मैंने जैसे बताया आपको कि केवल और केवल माँ का दूध देना है, कोई पानी, गुट्टी, शहद, विटामिन सप्लीमेंट्स, किसी चीज की जरूरत नहीं है। कोई भी बीच में बॉटल नहीं देनी है कि 1-2 बॉटल दे दें तो आराम रहेगा कहीं जाने में आने में, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद कभी कभी आपको लगता है कि आपके निपल्स फट गए, तो वो क्यों होता है कि आप बहुत ज्यादा धोते हैं अगर पानी से ब्रेस्ट को बार बार, तो गर्म पानी से आप केवल उसको पोंछिए, और जो दूध आपका निकलता है उसी को निपल्स के ऊपर मल लीजिए। तो जो बाद में दूध निकलता है उसमें पर्याप्त मात्रा में फैट होता है, क्रीम होती है, तो उससे क्या होता है वो निपल्स फटते नहीं है। ज्यादा ऑइंटमेंट्स वगैरह का सेवन नहीं करना है। दूध बराबर पिलाती रहेंगी तो ब्रेस्ट एनगॉर्ज नहीं होंगे। जब ब्रेस्ट एनगॉर्ज हो जाते हैं तो दूध पिलाने में कष्ट होता है और दूध निकलता नहीं है अच्छे से। तो ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट ना हो इसके लिए दूध बराबर पिलाएं। अगर किसी कारण से बच्चे ने दूध नहीं पिया तो वो दूध निकाल करके आप फेंक सकती है, दूध और मिल जाएगा। अगर आपको कहीं जाना ही है तो ऊपर के दूध की बजाय ऐसे पैकेट्स आते हैं, या कटोरदान ले लीजिए स्टील के, उसमें दूध निकाल करके 2-3 कटोरदान में आप फ्रिज में रख लीजिए, और जब दूध पिलाने का समय आए तो उसको बाहर निकाल कर रूम टेम्परेचर पे करके उसी दूध को आप ब्रेस्ट मिल्क को पिला सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको बताई। और पोजीशंस जो हैं वो देखिए, कई तरह की पोजीशंस होती हैं। जो क्रॉस क्रैडल तो आपको वो बताएंगी, पर किस तरह से लैचिंग करना है ये भी अभी आपको डॉक्टर बताएंगी। पर ये कुछ चीजें हैं कि जो मदद करती हैं। अगर आप अपने स्टाफ से जहां भी आप दिखाने जाती हैं, जहां डिलीवरी करानी है, उनसे अगर पहले से मिलकर इस बात को तय कर ले कि देखिए मेरे बच्चे को ऊपर का दूध बिल्कुल मत दीजिएगा, मुझे अपना ही दूध पिलाना है, तो आपके दूध आसानी से बच्चा पिएगा और निकलेगा भी। तो आपको इसके बेनिफिट्स खुद पता होने चाहिए, तब फिर आप स्टाफ से डिस्कस करेंगी, क्योंकि कभी कभी स्टाफ केयरलेस हो जाता है, वो इतना ध्यान नहीं देता है। तो इसीलिए हमने आज ये सेशन रखा है जिससे हम आपको ये प्रक्रिया पूरी अच्छे से समझा सकें। मुझे लगता है डॉक्टर साहब आ गई होंगी, एक बार चेक कर लेते हैं। आज जो आपको आगे का विषय पढ़ाएंगी वो हैं डॉक्टर तनीमा सिंगल, और वो इसी विषय पे कार्य करती हैं। वो लैक्टेशनल स्पेशलिस्ट हैं। नहीं दिख नहीं रही है। नहीं दिख रही तनीमा है है, मेरे, अच्छा आप दिख रही नहीं है फोन। मैं फोन हाँ मैं फोन कर लेती हूँ उनको। हाँ नहीं तो तब तक आप शिव धुनी बजा दीजिए, उनको वातावरण बनेगा थोड़ा सा। जी जी जी।
ज्वाइन करने वाली हैं वो, तब तक मैं एक उनका संक्षिप्त परिचय आपको दे देती हूँ। डॉक्टर तनिमा जो हैं वो प्रेगनेंसी एजुकेटर और लैक्टेशनल कंसल्टेंट है लखनऊ में। उनकी क्लिनिक चलती है माँ सी केयर क्लिनिक, मतलब माँ सा केयर और लविंग केयर बच्चे को दी जाए, उसके बारे में वो ज्ञान देती हैं। वो स्वयं एक ग्रेजुएट है आयुर्वेद मेडिसिन और सर्जरी में, मतलब BMS है, और पोस्ट ग्रेजुएट है रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ में, और सर्टिफाइड इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का कोर्स उन्होंने यूनिसेफ से किया है, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो मास्टर्स किया उन्होंने, और लगभग एक 13 वर्ष का उनका वर्क एक्सपीरियंस है। लेकिन मुख्यतः वो स्तनपान की टेक्निक्स पे वो कार्य करती हैं। कई सारे उन्होंने ऑनलाइन सेशंस भी लिए हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की तैयारी कैसे हो, उसकी टेक्निक्स क्या हो, उसमें क्या समस्याएं आती हैं, क्या भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, किस तरह की पोजीशन हो, क्या समस्याएं माँ को आती हैं, क्या उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे स्तनपान को बढ़ाया जा सकता है, और किस तरह से ऊपर का दूध नुकसान करता है, इस सभी चीजों को वो विस्तार से आपको अभी बताएंगी। तो वो शीघ्र ही हमारे साथ ज्वाइन करने वाली है। सबसे पहले बहुत तो बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं बिल्कुल, आज ही एक्चुअली हम लोग थोड़ा बाहर निकले हैं, हम लोग रामनगर की तरफ आए थे। अच्छा, तो लेकिन वुड यू बी नॉट शेयरिंग योर स्लाइड्स? मैम स्लाइड इस समय नहीं शेयर हो पाएगी क्योंकि मैं इस समय बाहर निकली हुई, मेरे पास वाईफाई नहीं अच्छा, है। तो मैं लैचिंग की मेरे पास स्लाइड्स हैं, वो मैं दिखा दूंगी। हाँ, आप लैचिंग की स्लाइड से, और मेरे लिए मैं इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एंटीनेटल्स हैं, तो मैं उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगी कि डिलीवरी से पहले वो अपनी क्या क्या तैयारी करें। ठीक है, आप पहले शुरू करिए, लास्ट में हमको 10 मिनट दे दीजिएगा तो लैचिंग और वो बता देंगे उनको। जी बिल्कुल। लैचिंग के लिए मैं डॉल और वो सब तो लेके आई हूँ मॉडल वगैरह सब मैं अपने साथ लेके आई हूँ। ओके ओके ओके, तो आप शुरू करिए, प्लीज शुरू करिए। देखिए, सबसे पहले मैं सारी गर्भवती स्त्रियों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी, बधाई देना चाहूंगी कि आप अपने एक सेकेंड इनिंग्स, मतलब अपनी एक विमेनहुड की सेकेंड फेज में एंटर करने जा रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस सबको, और बहुत खुश रहिए। और आपके जो गर्भ में एक संतान है, आपकी जो उच्च संतान, आप उसको इतने अपने अच्छे अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा कर रही हैं, और अब आप बहुत जल्दी आपके हाथों में आपका बच्चा आने वाला है, तो उसके लिए आपने तैयारी सारी कर ली है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल कि आप लोग सब इतनी अच्छी माएँ हैं, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी की पूरी उसके साथ पूरा लगी हुई हैं, और अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने के लिए आप सब जो इच्छुक हैं, ये चीज आपका सबसे पहला आपका माइलस्टोन यहीं पे अचीव हो जा रहा है, क्योंकि आप इस पूरी योजना के साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपने बच्चे के लिए अपनी तैयारी तो पूरी कर ली है। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चे को न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से माँ का दूध से अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस पूरे ब्रह्मांड में अगर आप बात करें ना, तो आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा न्यूट्रिशन जो है वो आपका खुद का है। और क्यों है ऐसा? अब आपका बच्चा 9 महीने से आपकी जब कोख में रहता है, तो आपका जो शरीर है वो आपके बच्चे के डीएनए को बहुत अच्छे से पहचान जाता है। तो जब आपका बच्चे का डीएनए आपकी बॉडी सबसे अच्छा पहचानती है, तो आप इमेजिन करिए कि आपके बच्चे के लिए बेस्ट टेलर मेड मिल्क बन रहा है आपके शरीर में। और जब आप डब्बे का दूध कोई देता है, तो डब्बे का दूध तो कैसा है, वही डब्बा पूरे वर्ल्ड में सब बच्चों को वही डब्बा मिल रहा है कि नहीं? लेकिन जो आपका शरीर दूध बना रहा है वो आपके बच्चे के हिसाब से बना रहा है। तो हर बच्चे को जो उसकी माँ का दूध मिलता है वो टेलर मेड बिल्कुल मिलता है, सही बिल्कुल मात्रा में जो चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड हैं वो मिलती हैं। तो जैसे मैं इसको ऐसे बताऊंगी कि कई बार कुछ माताओं के प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती हैं, या अगर किसी की अगर बच्चे का बर्थ वेट कम होता है, तो आपका शरीर इतना समझदार है कि वो उसके अकॉर्डिंगली कैलोरीज उसमें मिल्क में उसी हिसाब से होंगी, तो वो आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। अब आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? अब अगर आप सपोज 7th मंथ है आपका, 8th मंथ है, 9th मंथ है, आपकी प्रेगनेंसी का जो भी मंथ है, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं ना, अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं रेगुलरली चेकअप्स के लिए, ठीक है? लेकिन डिलीवरी के बाद आपका बच्चा सबसे पहले आपके पीडियाट्रिशियन के पास आएगा, यानी बच्चों के डॉक्टर के पास आएगा। तो आपको एक काम क्या करना है, डिलीवरी से पहले एक बार जाकर के आप अपने बच्चों के डॉक्टर को भी मिल लें, ठीक? और आपको उनसे ये बात, जैसे बर्थ प्लान बनाया जाता है,
उसी तरीके से आपको ब्रेस्ट फीडिंग प्लान भी बनाना चाहिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग प्लान के लिए आपको क्या करना है कि अपने बच्चों के डॉक्टर से आप एक बार मिलें और उनसे बात करें कि सर या मैम जो भी हैं, मैं अपने बच्चे को पहले आधे घंटे में ही ब्रेस्ट से लगाना चाहती हूँ और पहला दूध पिलाना चाहती हूँ। ये जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे, विश्वास करिए आपके बोलने से बहुत फर्क पड़ने वाला है। ठीक है? क्या होता है डिलीवरी रूम में, जहां पर सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, सब लोग बिजी हो जाते हैं। ठीक है? तो बच्चे को, आपका बच्चा है, उसको ब्रेस्ट पे लगवाने की जिम्मेदारी आपकी भी उतनी ही है जितने आपके डॉक्टर की है। ठीक है? तो आप अपने डॉक्टर से, अपने बच्चों के डॉक्टर से एक बार जरूर बात करें कि सर या मैम, मैं अपने बच्चे को पहले आधे घंटे में अपना दूध देना चाहती हूँ, तो मुझे इसमें सपोर्ट करिए और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। आप जब उनसे बोल के रखेंगे तो डिलीवरी के बाद उन्हें भी ध्यान रहेगा और वो वहां पे जो नर्सेज होती हैं या जो भी लोग होते हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शंस दे पाएंगे कि इस बच्चे को हमें पहले माँ के ब्रेस्ट पे लगाना है। अब सेकेंड चीज, पहले तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। मैंने बहुत बार देखा है कि डिलीवरी के बाद अगर हम लोग कोशिश भी करते हैं कि बच्चे को माँ के ब्रेस्ट पे रख दे, तो माँ को क्योंकि पहले से पता तो है नहीं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो उसमें उनको लगता है कि मेरा अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, मुझे तो अभी से देखो ये काम पे लगा दिया, अभी तो मुझे रेस्ट लेना है। या आपके घर वाले सोचते हैं कि अभी तो इनको रेस्ट लेना चाहिए, अभी आप ये क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए आपको समझना है कि पहले आधे घंटे में इसका जो दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेट डाउन के लिए। अब इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ लेट डाउन क्या होता है। जब बच्चा माँ के ब्रेस्ट के ऊपर सकल करता है, यानी जब दूध पीना शुरू करता है, तो आपके निप्पल के अराउंड ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं। आपके मस्तिष्क में वो सिग्नल जाते हैं बच्चे ने दूध पीना शुरू किया है। तो वो सकलिंग जो होती है उससे क्या होता है, मिल्क का लेट डाउन आता है। आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो मिल्क को, दूध को दूध बना हुआ है आपके शरीर में, ऐसा नहीं है कि दूध है नहीं, दूध है, बट वो नीचे आना शुरू होगा। ठीक है? ऑक्सीटोसिन का काम होता है दूध को पुश करना, और जो आपका दूसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन, वो दूध को बनाने के लिए होता है। ठीक है? तो दूध जब आना शुरू होगा, तो जो हम लोग कहते हैं ना कि भाई हमारे यहाँ तो 2 दिन तो बच्चे को ऊपर का ही दूध देना पड़ा, क्योंकि तो माँ को तो दूध आता ही नहीं है पहले 2 दिन। तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को पहले आधे घंटे में ब्रेस्ट से लगा लेंगे, तो दूध आपका लेट डाउन जल्दी आएगा और आपको दोपहर तक, अगर सुबह ऑपरेशन या डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है, तो आपको दोपहर तक ठीक ठाक दूध आने लग जाएगा। और पहले 2 दिन आपको दूध वैसे भी बहुत ऐसा, मतलब 60 ml 70 ml दूध नहीं चाहिए होता है। पहले दिन 5 से 10 ml पर फीडिंग बच्चे के लिए कोलोस्ट्रम, जिसको हम लोग पीला गाढ़ा दूध होता है माँ का, वो मोर देन रिक्वायरमेंट, जितना रिक्वायरमेंट होती है उतना होता है उसके लिए। ठीक है? तो आपको वहां पर ये सोचना नहीं है कि दूध तो बहुत थोड़ा आ रहा है, तो एक ही चम्मच आ रहा है, इसमें मेरे बच्चे का पेट क्या भरेगा। उतना दूध बच्चे के लिए सफिशिएंट है। तो आपको एंटीनेटल पीरियड में, अपने प्रेगनेंसी के पीरियड में इन बातों को जानना बहुत जरूरी है कि पहले आधे घंटे में आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट पे जरूर लगाना है। अब आप ये अगर सोचेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी में तो चलो ठीक है, अगर बाई चांस मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैं क्या करूंगी, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन के टाइम में नीचे से स्टिचेस हो रहे होते हैं, उसमें बच्चे को इस तरह से ऑब्लिकली लाया जाता है। तो मदर, और आपको इसका वेट नहीं करना है कि आप जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलेंगी तो आपको बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाया जाएगा। ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाया जा सकता है और बहुत डॉक्टर्स लगाते भी हैं। आप एक बार अपने बच्चों के डॉक्टर से जरूर बात कर लीजिएगा इस बारे में। ठीक है? अब क्या है, बच्चा आपके ब्रेस्ट पे है, आपको दूध आना, वहां पे जब बच्चा सकल करेगा तो उससे आपका लेट डाउन आएगा और आपको दूध आना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जब आप रूम में शिफ्ट हो जाओगे, तो आपके साथ जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी रहने वाला है, चाहे आपकी मदर इन लॉ, मदर, आपके हस्बैंड जो भी रहने वाले हैं, उनको आपको एक चीज क्या बोलनी है कि गर्म कपड़े से थोड़ा ब्रेस्ट की सिकाई करनी है। ठीक है? थोड़ा ऑयल हाथ में लेके ब्रेस्ट की थोड़ी मसाज करनी है और थोड़ी सिकाई करनी है, जिससे मिल्क थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाता है। और उनको बोलना है, क्योंकि हो सकता हो आपको एनेस्थीसिया दिया जाए जिससे में आप गहरी नींद में सो रही हो उस समय। तो आपके घर वालों को क्या करना है, जो भी आपके साथ रहेगा उसको हर 1-1.5 घंटे पे बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाते रहना है।
और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप कर नहीं सकते हो। मेरे पास जितनी भी मदर्स एंटीनेटल में रहती हैं, उनको जब मैं ये सब चीजें सिखा देती हूँ तो बिलीव मी, फॉर्मूला मिल्क की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो आपको अपने आप पे विश्वास रखना है, और ये चीजें आपको पहले से खुद भी मेंटली प्रिपेयर रहना है और अपनी फैमिली को भी प्रिपेयर करना है। तो वो लोग ये नहीं कि बच्चे को लेके बस बैठे हुए हैं एक किनारे, हर 1-1.5 घंटे पे उनको बोलिएगा कि बच्चे के ब्रेस्ट है। और नेक्स्ट थिंग, कंगारू मदर केयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने ज्यादातर देखा है पोस्ट ऑप राउंड्स पे जब जाओ तो बच्चे को या तो बच्चे की दादी या बच्चे की नानी लेके अलग बैठी होती है, और माँ जो होती है वो अलग लेटी हुई होती है पलंग पे। तो आपको ये नहीं करना है, आपको बच्चे को माँ के स्तन पे, माँ के छाती पे रखना है, और ये कहलाता है कंगारू मदर केयर। जैसे कंगारू होता है ना, वो अपने बच्चे को हमेशा अपने पाउच में रखता है, उसी तरीके से आपका बेबी भी है, उसको आपको अपने शरीर से चिपका के रखना है। अब मुझसे कई माएँ कहती हैं, मैम हमको डर लगता है, कहीं इतना छोटा सा है, कहीं मेरे नीचे दब ना जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। अभी आपको सोच के लगता है, माँ बनने के बाद आपकी नींद ना इतनी हल्की हो जाएगी कि आपको बच्चे की जरा सी कोई भी आवाज आती है ना तो आपकी नींद फौरन खुल जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज, हम माओ के अंदर ना भगवान ने एक शक्ति ऐसे दी हुई है कि हम अपने बच्चे के लिए ना नींद में भी उसका कोई नुकसान नहीं हो पाता, हमसे होता ही नहीं है। ये भगवान ने हमको दे के भेजा, और भगवान ने बच्चे को भी खूब समझा बुझा के भेजा है। ठीक है, उसको भूख लगेगी रोएगा, उसको भूख नहीं लगेगी तो वो दूध नहीं पिएगा, सोता रहेगा। तो कई चीजें ऐसी है ना, भगवान भी प्रोग्राम करके भेजता है अपने बच्चों को कि भैया पता नहीं तुम्हारे माँ बाप कितना अच्छे से केयर करेंगे, पहले से ही तुमको पूरी केयर तुमको समझा बुझा के भेजा है। ठीक है, अब एक और पॉइंट, कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आपको डिलीवरी के फौरन बाद काम आने वाली हैं। शुरू में क्या होता है, बच्चे 13-14 घंटे सोते हैं, तो बहुत माएँ हमसे कहती हैं कि मैम हम पिलाएं तो, लेकिन हमारा बच्चा तो उठता ही नहीं है, इतना लंबा लंबा सोता है कि क्या करें। इन बातों को बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आपको डिलीवरी के बाद ये सारी बातें ना मेरी जो हैं ये गूंजेंगी आपके कान में कि ये तो सो ही रहा है, लगातार उठ ही नहीं रहा है, तो अब मैं क्या करूं। तो अब आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं हर 2 घंटे पे बच्चे को दूध पिलाओ, तो आपको ध्यान रखना है 24 घंटे में बच्चे को 10 से 12 फीड होने चाहिए। ठीक, अब अगर आपको 24 घंटे में 10 से 12 फीड अगर आपको देने हैं तो कितने कितने घंटे पे हुए, 2-2 घंटे पे आ गया ना एवरेजिंग। ठीक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर 2 घंटे पे अब 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे। मैंने कितनी माओं को देखा है वो फोन में अलार्म लगा के रखती हैं, 2 बज गया अब दूध पिलाओ, 4 बज गया दूध पिलाओ। आपको अगर मैं ऐसा खिलाऊं तो कैसा लगेगा आपको, 12 बज गया चलो दूध पियो, 2 बज गया चलो ये पियो, ऐसा नहीं है ना। तो बच्चे के साथ भी वैसा ही है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे अब बच्चा जैसे आप सो रहा है, हो गए 2 घंटे 3 घंटे नहीं उठ रहा, तो आप क्या करोगे, हल्का सा बच्चे को अपने ब्रेस्ट पे लो और उसके कान पे ऐसे हल्का सा रब करो या पैरों पे रब करो, गुदगुदी करो। और अगर इससे भी बच्चा नहीं उठ रहा है तो देखो, ध्यान से देखना, ये हम लोग सिटिंग बर्पिंग पोजीशन कहलाती है, ये आपको इसको ध्यान से समझना है बच्चे को। और ये अगर आपके मन में आ रहा हो कि बच्चे के तो कुबड़ निकल आएगा, तो मैं आपको वो भी समझाती हूँ उसके बाद, पहले ये समझ लो। बच्चे को हल्का सा आप बैठाने वाली पोजीशन पे लोगे, इसको हम लोग सिटिंग बर्पिंग पोजीशन बोलते हैं। बच्चे के जो गाल है ना, इससे बच्चे के इसको पकड़ोगे और अपने पाम से बच्चे के चेस्ट को सपोर्ट करोगे। ठीक है, हल्का सा आगे लोगे, बच्चा इस पोजीशन में बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। कोशिश करना जब आपका बेबी आएगा ना, तब ध्यान से करना, ये चीजें बहुत काम आएंगी आपको। सिटिंग बर्पिंग पोजीशन। अब आप कहोगे इससे तो मेरे बच्चे के पेट पे, पीठ पे कहीं कुबड़ ना निकल आए, तो आपको मैं जितने भी सीनियर पीडियाट्रिशियन से आप किसी से भी बात कर लेना, सिटिंग बर्पिंग पोजीशन इज एब्सोल्युटली सेफ, और इसमें कोई बच्चे की कुबड़ नहीं निकलता है। और ये आप बहुत देर नहीं करते हो, मैक्सिमम आप 10 से 15 सेकेंड अगर बच्चे को सिटिंग बर्पिंग पोजीशन में बैठाते हो, उसमें बच्चा फौरन एक्टिव हो जाता है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, बच्चे को होल्ड कैसे करना है, मैं इस बात पे भी आपको बता दूं। बहुत सारी माओं को मैंने देखा है ब्रेस्ट को कैसे पकड़ती हैं, ऐसे पकड़ती है, कैची ऐसे पकड़ती हैं। ज्यादातर माओं को देखो वो ऐसे पकड़ के दूध पिलाती हैं। अब जरा मुझे ये बताओ, अगर मैंने ऐसे पिलाया बच्चे को दूध, तो बच्चे को क्या पकड़ में आ रहा है, खाली निप्पल पकड़ में आ रहा है कि नहीं, देखो। क्योंकि आपकी उंगलियां कितनी देर तक ऐसे फैला के रखोगे, कितनी देर तक फैला के रखोगे, थोड़ी देर बाद आपकी उंगलियां थक जाएंगी और ऐसे आ जाएंगी। और अगर ऐसे आ जाएंगी तो बच्चा क्या पकड़ेगा, खाली निप्पल पकड़ेगा। और अगर खाली निप्पल पकड़ेगा तो बच्चे को सिर्फ ऐसे बूंद बूंद में दूध गिरेगा। तो इसलिए डीप लैचिंग बहुत जरूरी होती है।
तो डीप लैचिंग, अगर बच्चा आपका सो रहा है बार बार, बहुत गहरी नींद में सो रहा है, तो आप पहले बच्चे को अच्छे से उठा लें, उसके बाद ही फीडिंग पे लगाएं। अगर आप सोते हुए बच्चे को फीडिंग पे लोगे तो वो पहली बात तो मुंह ही नहीं खोलेगा, और अगर खोल भी देगा तो खाली निप्पल पकड़ लेगा। तो उसमें माँ कहेगी जी मैं तो मैडम 1 घंटा तक लेके बैठती हूँ बच्चे को, उसके बाद भी जैसे ही नीचे लेटाती हूँ बच्चा मेरा रोने लगता है। क्योंकि क्या हुआ, बच्चे ने डीप फीडिंग तो करी ही नहीं, डीप लैचिंग, उसको पीछे का गाढ़ा दूध तो मिला ही नहीं, आगे आगे का थोड़ा बहुत पतला पतला जो फो मिल्क होता है वो पिया उसने, उसका पेट ही नहीं भरेगा उसमें, जहां वो 2 बार पेशाब करेगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी है कि डीप लैचिंग बहुत जरूरी है, और अभी मैम उसको बताएंगे भी आपको कि लैचिंग कैसे डीप लैचिंग कराते हैं। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके वो ये है कि 10 से 12 फीट 24 घंटे में होने चाहिए। वो 2-2 घंटे की आप कोशिश, वो प्रॉब्लम नहीं है। रात में अगर आपका बच्चा जल्दी जल्दी उठ रहा है, हर 1 घंटे पे दूध ले रहा है, हर सवा घंटे पे दूध ले रहा है, तो वो आप काउंट करते रहोगे। ठीक है, और काउंट करने का एक बड़ा अच्छा टिप बताती हूँ, एक कागज रख लेना अपने पास, क्योंकि ऐसे तो काउंट करना बहुत मुश्किल है। एक कागज रख लो और जितनी बार बच्चा फीड करे उतना उसमें हल्का से कट मार दो। ठीक है, कागज अपने पास रख लो, तो एक बार सुबह उठ के देखो कि तुम्हारे भाई दिन भर में बच्चे ने कितनी बार दूध पिया, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। अगर तुम्हारा बच्चा 10 से 12 फीड ले रहा है तो मोर देन सफिशिएंट है। अब सेकंड चीज, एक और सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चे का वेट। अगर बच्चे का वेट 30 से 40 ग्राम पर डे शुरू में बढ़ रहा है, पहले 7 दिन छोड़ देना, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद 10% वेट उसका पहले 7 दिन में घटेगा, घटेगा ही घटेगा, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन ये वापस उतना हो जाना चाहिए आपका 10 से 15 दिन के बीच में, जो बर्थ वेट है उतना वापस आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले 7 दिन 10% वेट कम होगा, और उसके बाद 10 से 15 दिन में उसका वेट फिर से बर्थ वेट के बराबर आ जाएगा। उसके बाद जो बच्चा वेट गेन करना शुरू करेगा वो 30 से 40 ग्राम पर डे का वजन बढ़ना चाहिए। तो एक एवरेजिंग मानो तो 800 से 1 किलो का वजन लगभग लगभग 1 महीने में बच्चों का यूजुअली बढ़ जाता है, और हम अच्छा वेट मानते हैं। अगर टोटली ब्रेस्ट फीड पे अगर आपका बच्चे का इतना वेट बढ़ रहा है तो मान के चलना कि बहुत अच्छा है। और कल मैं एक्चुअली मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ एक वेबिनार अटेंड कर रही थी, उसमें एज अ स्पीकर बुलाया था उन्होंने मुझे, तो हम लोग उसमें ये बात कर रहे थे कि अगर 3 महीने तक आपके बर्थ वेट चाहे कुछ भी हो, अगर 3 महीने पे बच्चे का वजन अगर 7 किलो हो जाता है तो आपका बच्चा स्टंटिंग और इन सब चीजों से बच जाता है, पूरी तरीके से मैल न्यूट्रिशन से बच जाता है। और भारत के अंदर अभी एनएफएचएस का डाटा आने वाला है, पिछला जो हमारा एनएफएचएस का डेटा था उसमें हमारे यहाँ स्टंटिंग का बहुत बुरा हाल है। 68% बच्चे हमारे स्टंटेड हैं। स्टंटेड का मतलब क्या है, जितनी उनकी हाइट होनी चाहिए उतनी हाइट उनकी नहीं है। तो ये सब चीजों पे अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग पे काम करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग में आपके जो तत्व है ना वो पूरी तरीके से बच्चे के लिए न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं आपके ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो किसी डब्बे के दूध में नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध में ही मिलेंगे। तो इसलिए आपको अपने आज सब यहाँ पर एक सब लोग एक वो लेंगे, हम लोग सब मिलके एक ओथ लेंगे कि हम सही तरीके से अपने आप को ट्रेन करेंगे, एजुकेट करेंगे, और अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जब आप कराओगे ना तो आपके बच्चे को जो बेनिफिट्स होंगे ना, वो मतलब आपका बच्चा जिस तरह से आपके साथ बॉन्डेड होगा, ये चीज आप खुद फील करोगे। ये ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको बताऊंगी और आप समझ जाओगे। ये आप जब उस पाथ पे, जब मदरहुड के पाथ पे चलोगे ना तो हर डे उस चीज को फील करोगे। जब आपका बच्चा आपके ब्रेस्ट पे आएगा, दूध पिएगा और शांत होगा, उसके बाद खेलेगा, आपके अंदर जो सुख की अनुभूति होगी ना, विश्वास करो वो बस उसको सिर्फ बताया जा सकता है और फील किया जा सकता है उस चीज को। ठीक है, तो इन चीजों पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैम लैचिंग के लिए अगर आप कहिए तो मेरे पास मॉडल तो है, मैं बता दूं, और नहीं तो आप स्लाइड से समझाना। एक बार बता दीजिए, उसके बाद मैं इनको दिखा दूंगी स्क्रीन पे फिर। ठीक 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 है, देखिए अब सबसे पहले हम लोग जब हमने कहा कि डीप लैचिंग हम बात कर रहे हैं कि निप्पल पे बच्चे को फीड नहीं करना चाहिए, डीप लैचिंग की होनी चाहिए। तो डीप लैचिंग के अंदर जो हमारे डिफरेंट होल्ड्स होते हैं, बच्चे को दूध पिलाने के 4 होल्ड्स इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एक तो क्रेडल होल्ड। क्रेडल होल्ड क्या होता है, जैसे हम माओ का आपने ज्यादातर देखा होगा कि गोद में जैसे ऐसे बच्चे को लिया और ऐसे दूध पकड़ के पिलाया, और एक बार लैच हो गया बच्चा, ये हाथ छोड़ दिया, बच्चा दूध पी रहा है। ठीक है, ये इसको हम लोग क्रेडल होल्ड बोलते हैं। फिर दूसरा होता है हमारा क्रॉस क्रेडल होल्ड। क्रॉस क्रेडल मतलब हमारा क्रॉस,
हाथ हमारा इधर से क्रॉस करके आ रहा है, ठीक है, ऐसे क्रॉस करके आता है और ब्रेस्ट को हम लोग यहाँ से ऐसे होल्ड करते हैं, ये क्रॉस क्रेडल होल्ड होता है, ठीक। तीसरा होल्ड जो होता है वो हमारा फुटबॉल होल्ड होता है, कि जैसे फुटबॉल को पकड़ते हैं ना, ऐसे बच्चे को यहाँ पर हम लोग पिलो वगैरह लगा लेते हैं, बच्चा हमारा इधर होता है और ऐसे करके होल्ड करते हैं। ये होल्ड सबसे ज्यादा काम में आता है जिनके ट्विंस होते हैं, जिनके 2 बच्चे हैं, उनके लिए बहुत आसान है। ट्विंस के लिए अगर आप लोगों में से कोई भी गर्भवती माता ट्विंस होल्ड कर रही हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्विंस के बच्चों के लिए, कि अगर आप, क्योंकि क्या होता है ट्विंस में क्या होता है, माँ इतनी थक जाती है, कभी एक बच्चे को पिलाती है, कभी दूसरे बच्चे को पिलाती है, तो वो इतना थक जाती है, तो उसके लिए फुटबॉल होल्ड बहुत अच्छा है। फुटबॉल होल्ड में क्या किया, दोनों तरफ तकिए लगाए, एक बेबी इस तरफ, एक बेबी इस तरफ, और दोनों बच्चों को फुटबॉल होल्ड में माँ ऐसे होल्ड कराती है, दोनों बच्चों को साथ में फीड करा लेती है, तो इससे माँ का टाइम बचता है, दोनों बच्चों को माँ का ब्रेस्ट का फीड अच्छा मिलता है। और सप्लाई एंड डिमांड, आपने बहुतों को सुना होगा कहते में, दूध पिलाओगी तो दूध बनेगा, दूध पिलाओगी तो दूध बनेगा। अब माँ कहती है मेरा बच्चा पीता ही नहीं, मैं कैसे पिलाऊं, तो अब आप कैसे पिलाऊं वो मैं बता रही हूँ आपको, और दूध बढ़ेगा कैसे, जितना आप दूध पिलाओगे बच्चे को, आपका ब्रेस्ट जितना एम्प्टी होगा, उतना आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा दूध और बनाओ। आपकी फैक्ट्री में जितना सामान निकलता जाएगा, आपको और बनाना होगा ना, आपकी फैक्ट्री है और उसमें आप 100 चीजें बना रहे हो, 100 की 100 चीजें बिक जा रही हैं आपकी, तो आप क्या करोगे, अगली बार 105 बनाओगे, है कि नहीं। तो वैसे ही आपको ब्रेस्ट फीडिंग में भी है, अगर आपका सपोज 60 ml पर फीड बन रहा है, तो अगर आपका बच्चा पूरी तरीके से ब्रेस्ट को हर बार एम्प्टी कर दे रहा है, तो आपका उतना ही फीड और बनने लगेगा, हर बार और एक्स्ट्रा बनने लगेगा, ठीक। तो फुटबॉल होल्ड मैंने आपको तीसरा होल्ड बताया, जो कि ट्विंस में बहुत अच्छा काम आता है, और जिनके ब्रेस्ट थोड़े हेवी होते हैं उनके लिए भी फुटबॉल होल्ड बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल फीड होल्ड होता है। और चौथा होता है साइड लाइन होल्ड, बच्चे को लेटा करके जो माएँ दूध पिलाती हैं उसको हम लोग साइड लाइन होल्ड बोलते हैं। साइड लाइन होल्ड पहले 1 से 1.5 महीने मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है, माँ भी नई है, बच्चा भी अभी बहुत छोटा है, तो अगर माँ दूध पिलाते पिलाते बाई चांस उसकी आंख लग जाए, तो बच्चे को रिगर्जिटेशन यानी कि दूध को नाक में आने का डर रहता है, उससे उसका ट्रैकिया ऑब्स्ट्रक्ट होने का डर होता है। इसलिए साइड लाइन होल्ड एक बार माँ और बच्चा अच्छे से सिंक हो जाए, तब उसके बाद आप लेटा के दूध पिला सकते हो, ठीक। साइड लाइन होल्ड। अब हम आप ये जो 4 होल्ड हैं, इसमें से सबसे अच्छा होल्ड लैचिंग के लिए, मतलब माँ के बच्चे के साथ जुड़ाव के लिए क्रॉस क्रेडल होल्ड है। अब उसको समझाती हूँ मैं कैसे है, कैसे होल्ड करना है बच्चे को। सबसे पहले आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें, स्ट्रेट बैठें बिल्कुल। आगे ऐसे झुक के बैठोगे ना, तो ये गर्दन और ये पीठ में बहुत दर्द हो जाता है माताओं को, फिर वो दूध पिला नहीं पाती हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेट बैठो, पीछे किसी चीज का अच्छा टेक लगा के बैठो, ठीक है, टेक लगा होना चाहिए। अब आप यहाँ पे अगर पिलो या फीडिंग पिलो रखना चाहते हो, तो ये बाद में रखोगे, शुरू में नहीं रखोगे, ठीक। अब आपको क्या करना है, बेबी को आपने जब लिया, तो बहुत सारी माताएं कहती हैं हम पकड़ ही नहीं पाते मैम, ऐसे ऐसे करती हैं बेचारी, तो उनको ये एक बहुत अच्छी टिप है, पहले बच्चे को ऐसे लो, अपने गोदी, जैसे हम लोग गोदी लेते हैं ना बच्चे को अपने, ठीक। अब बच्चे के जो हिप्स हैं, ठीक, इनको ऐसे, जो आपके एल्बो का देखो एल बन रहा है, ठीक, ये एल्बो का देखो एल एल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एल, बच्चे के हिप्स को यहाँ ले लो, बच्चे के हिप्स, ठीक है, यहाँ टिका लिया आपने अपने एल में। अब हिप्स का वेट आपके यहाँ एल्बो पे आ गया, पूरा बच्चे का वेट आपके हाथ पे आता आता सर के पास आप अपने बच्चे को होल्ड कर लो, देखो ये, और बहुत कंफर्टेबल पोजीशन आ जाती है अगर आप ऐसे करोगे तो। बच्चे का वजन भी शुरू में ज्यादा नहीं होता है, 1-1.25 महीने के बाद तो मैं आपको लेटा करके भी और क्रेडल होल्ड में भी शिफ्ट कर सकते हो, शुरू में आप इजीली होल्ड कर लोगे। अब एक बार आपने इस तरह से बच्चे को फंसा लिया, और बच्चे के लेग्स की वो चलाए ना, यहाँ अपने आर्म पिट के नीचे दबा लो, और डोंट वरी, बच्चा कुछ नहीं दबेगा। बहुत माएँ कहेंगी मैम मेरा तो बच्चा दब जाएगा, ऐसे कुछ नहीं दबेगा, ठीक है, ऐसे। अब हेड को देखो, ध्यान से देखना हेड कैसे होल्ड करना है। हेड में जो इंपॉर्टेंट चीज है, जहाँ कान होते हैं, कान के पास होल्ड करना है, गर्दन से नहीं पकड़ना है। अगर आप गर्दन से होल्ड करोगे तो बच्चा अनकंफर्टेबल फील करेगा, तो आपको कान के पीछे से होल्ड करना है, ये ऐसा सी शेप में, ठीक है, ये। अब क्या करना है, ये हो गया। अब मैं ब्रेस्ट को होल्ड करना सिखाती हूँ, ब्रेस्ट को कैसे पकड़ना है। ये ब्रेस्ट है, ठीक, ब्रेस्ट को अगर आप एक क्लॉक की तरह मानो, अगर घड़ी है ये, तो घड़ी का 3 और 9,
3 और 9, इसको ऐसा हाथ का यू बनाओ, ऐसे यू बनाया तो आपकी फिंगर और आपका थंब 3 और 9 पोजीशन पे होना चाहिए, और निप्पल से 3 फिंगर ये, 3 फिंगर इधर। ये आपका सही, बिल्कुल सही नाप है। आपका बच्चे का मुंह का फाड़ कितना भी हो, ये बेस्ट पोजीशन है जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिसको हम लोगों ने फील्ड में ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं हम। ठीक, अब बहुत सारी माताएं क्या करती है, ऐसे पकड़ेंगी, ऐसे पकड़ेंगी, ऐसे पकड़ लेती हैं। नहीं, यू कंफर्टेबल ब्रेस्ट आपके हाथ पे ऐसे आना चाहिए। ठीक, ऐसे आए, अब हल्का सा इसको प्रेस करना है, बहुत नहीं करना, ऐसे नहीं दबा देना, हल्का सा। ठीक है, हल्का सा। अब ये हल्का सा दबाने का क्या मतलब है, जैसे बर्गर खाते हो ना, बर्गर को खाने के लिए क्या करते हो, ऐसे दबाते हो, हल्का सा बड़ा सा बाइट लेते हो। ठीक, अगर बर्गर को ऐसे पकड़ोगे तो बाइट कैसे लोगे, आएगा ही नहीं मुंह में पकड़ में। तो बर्गर को ऐसे पकड़ते हो, हल्का सा दबाते हो, बड़ा सा बाइट लेते हो। उसी तरीके से अगर ये ब्रेस्ट है, इसको अगर आपने ऐसे पकड़ा और हल्का सा दबाया तो समझ लो ये आपका दब गया। अब ध्यान देना, बहुत ध्यान से ये पॉइंट समझ जाओगे ना तो हो गया काम लैचिंग का बहुत अच्छे से। बच्चा जब आएगा आपका, समझ लो बच्चा जब इधर से आ रहा है, ठीक, बच्चे के लिप्स को इमेजिन करो, और लिप्स को अगर हम माने कि ये 2 उंगलियां हैं, जैसे लिप्स, जैसे बच्चे के ये लिप्स हैं, इनको ये मेरी 2 उंगलियां समझ लो। ठीक, अब ये 2 उंगलियां, ये जो मैंने ब्रेस्ट को होल्ड किया है, ये 2 लिप्स ऐसे आ रहे हैं ना, देखो ये पैरेलल हो गए। ठीक है, मैंने जैसे बर्गर का बताया ना, बर्गर पैरेलल होना चाहिए तभी बड़ा बाइट आएगा। वैसे ही जो 2 फिंगर्स हैं, ये आपके ब्रेस्ट को जो आपने होल्ड किया है उससे पैरेलल होंगी। अब यही अगर आप अपने बच्चे को ऐसे होल्ड करोगे, अगर जैसे जैसे क्रेडल होल्ड में होता है, हम लोग ऐसे क्रेडल होल्ड में पिलाते हैं ना बच्चे को गोदी में लेकर के, तो हमारे बच्चे की क्या पोजीशन होती है, ऐसे हो जाती है। तो जब ऐसे हो जाती है तो ये परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे हो जाती है। ये हमने ब्रेस्ट को ऐसे पकड़ा है और बच्चा हमारा ऐसे आ रहा होता है, तो बच्चे को बड़ा बाइट नहीं मिलेगा। इसलिए क्रॉस क्रेडल में जब हम बच्चे को लाते हैं ऐसे, तो बच्चे के लिप्स देखो ऐसे हैं। ठीक, तो अब क्या हुआ, ये दोनों चीजें हमारी लिप्स और बच्चे के लिप्स और हमारी उंगलियां दोनों पैरेलल हो गई, तो बड़ा सा बाइट लेगा बच्चा। अब यहाँ पर बस एक ट्रिक और है, बच्चे का बड़ा मुंह कैसे खुलाएं, क्योंकि ये माए कहती है मैम हम लाते तो है, हमारा बच्चा मुंह ही नहीं खोलता। तो मुंह कैसे खुलेगा, आप क्या करोगे, बच्चे के जो ऊपर के लिप्स हैं, ये वाले लिप्स, इन पे अपने निप्पल को जरा सा टच कराओ, हल्का सा। कोई भी चीज बच्चे के माउथ पे जब टच करती है ना तो बच्चा मुंह खोलता है, इसको रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। आँख खोल के ऐसे ऐसे ढूंढता है कोई भी चीज को। ठीक है, तो जब आप टच कराओगे ना तो ढूंढेगा। अब ढूंढने में भी देखो एक और चीज का ध्यान रखना है, जब ढूंढेगा ना तो पहली बार में दूध नहीं देना, क्योंकि वो क्या करे, इतना सा खोलेगा, तू सब मुंह खोलेगा और तुम बस जैसे मुंह में दोगी बस वो फट से आगे बस निप्पल पकड़ लेगा। ठीक है, तो क्या करो, उसको 1-2 बार चिढ़ाओ। 1-2 बार जब चिढ़ाओगी ना तो गुस्से में आके आँख खोल के ऐसे करके आएगा आगे, है ना। बस तुम्हें उसी का फायदा उठा लेना। माँ पहली टीचर होती है, ऐसी नहीं टीचर होती है। ठीक है, उसको सिखाओ बेटा, दूध जो है ना माँ का, मेरा दूध ही तेरे लिए सबसे अच्छा है। तू अगर बोलेगा कि तुझे बॉटल का दूध चाहिए, मैं नहीं दूंगी, मेरा ही दूध पीना पड़ेगा तुझे। अब माएँ कहेंगी मेरा बेटा रोने लगता है, मेरी बेटी रोने लगती है, मैम क्या करूं। तो मैं एक चीज पूछती हूँ, तुम्हारा 3 साल का बेबी है, स्कूल से आया रोने लगा, मुझे टॉफी चाहिए, मुझे टॉफी चाहिए, तुमने एक दिन तो दे दी, अगले दिन आया फिर रोने लगा, टॉफी चाहिए टॉफी चाहिए, दोगी नहीं दोगी। 3 साल के बच्चे को तो रुला लोगी, तो इनको क्यों नहीं रुला सकती। अरे रोएगा तो थोड़ा चेस्ट क्लीन होगा उसका, थोड़ा लंग्स खुलेंगे उसके। आजकल हम लोग रोने नहीं देना चाहते अपने बच्चे को, जैसे ही रोया वहां से सासू माँ चिल्लाई, अरे क्यों रुला रही है, दूध दे दे उसको ऊपर का, नहीं है तेरे पास दूध। तो पहले ही अपने घर में सबको समझा देना, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। और अभी से ही सारी ट्रेनिंग पहले से खुद समझ लो। और मैं बता रही हूँ, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होगा ना, तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। मेन चीज है अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना कि मैं अपने बच्चे को जब 9 महीने अपने कोख में पाल करके उसको न्यूट्रिशन दे सकती हूँ, तो बाहर निकाल के भी 100% दे सकती हूँ। तुम्हारा कॉन्फिडेंस अगर हाई होगा तो तुम्हें कोई नहीं हिला पाएगा। ठीक है, तो आप फटाफट करते हैं,
तो जब बच्चे को आप अप्लाई यहाँ पर हल्का सा हेड पीछे करना, यहाँ पर ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्का सा हेड को पीछे रखना, पहले चिन आगे आए, ठीक, क्योंकि बहुत माएँ क्या कहती हैं, मेरे बच्चे के नाक दब जाएगी मैम, तो नाक दब जाएगी, उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है, बच्चे के हेड को हल्का सा पीछे करके लाओ, तो क्या होगा, नाक दूर हो जाएगी, देखो दिख रही है ना, ऐसे देखो, हेड अगर दूर करके लाओगी तो नाक दूर रहेगी, पहले बच्चे का चिन थोड़ी टच करेगी ब्रेस्ट में। अब एक और चीज बहुत ध्यान है, देखो भगवान ने हर चीज कैसे बनाई है, तुम्हारी थोड़ी छू के देखो कितनी हार्ड है कि नहीं, तो वो क्या करेगी, जब ब्रेस्ट पे लगेगी तो नेचुरल कंप्रेशन, क्योंकि जब बच्चा दूध पिएगा तो इसके ऊपर जब नेचुरली ब्रेस्ट के ऊपर उसका वेट, जब नेचुरली ये जो हार्ड है ना पोर्शन, ये नेचुरल कंप्रेशन देगा, तो जब कंप्रेशन भी हो रहा है, सोचो सब कुछ कितना साइंटिफिक बनाया है भगवान ने, ठीक। अब यहाँ से लगाया, बच्चे को थोड़ा सा चिढ़ाया, जैसे थोड़ा सा बच्चा गुस्सा होके आ करके ऐसे से आया आके, ले लो उसको अंदर, ठीक, अच्छे से बच्चा अच्छे से लैच हो जाए, दूध पीने लग जाए, तब इन उंगलियों को धीरे से हटा सकती हो, और अगर तुम्हें लगे कि नहीं ये हटाने से ब्रेस्ट ढीला होकर के नीचे हो जा रहा है, तो ये जो हाथ है ना, यहाँ पे छोटा सा स्टूल रख लेना अपने बेड पे, छोटा सा स्टूल रख के अपने हाथ को कंफर्टेबली उसके ऊपर टिका लेना, और बच्चे को आराम से दूध पिलाओ। अब देखो इस पोजीशन में तुम्हारा, अब तुम नीचे अपने यहाँ पिलो वगैरह किसी को बोल के लगवा सकती हो या खुद भी ले सकती हो, ठीक है। और एक और चीज, 2-3 पिलो तुम अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लो कि तुमको कितना हाइट चाहिए यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, ठीक, तो उसके अकॉर्डिंगली सजेस्ट कर सकती हो। 2-3 पिलो ले लो, उसको सेलो टेप से बांध लो एक साथ, तो वो खिसकेंगे नहीं। बहुत सारी माएँ कहती हैं वो 2 पिलो आपस में खिसक जाते हैं, तो 2-3 पिलो अपने नाप लो, अपने जितना तुम्हें चाहिए उन पे सेलो टेप लगा के बांध लो, एक साथ बिल्कुल सही वो बन जाएगी। अब उसके साथ फीड कराओ, पोजीशन तुम्हारी ठीक होगी बिल्कुल, हाथ यहाँ पे कंफर्टेबल, ये कंफर्टेबल, इस पोजीशन में तुम आराम से पीछे भी जा सकती हो, देखो ऐसे, यहाँ से बच्चे को लैच कराया, हल्का सा पीछे चली जाओ, आराम से कंफर्टेबली पियो, क्योंकि बहुत माएँ तो झाँक झाँक के देखती रहती है, पी रहा है कि नहीं, पी रही है कि नहीं, उसमें क्या होता है तुम्हारी एक तो गर्दन जाएगी, गर्दन पे दर्द होने लगेगा। दूसरी चीज, तुम अगर खाना खाओ, अब मैं तुम्हें घूर घूर के देखूं, खा रही है कि नहीं, खा रहा है कि नहीं, तो तुम्हें कैसा लगेगा, खराब लगेगा ना कि तुम्हें घूर घूर के क्यों देख रहे हो। तो बच्चा जब दूध पी रहा है तो उसको पीने दो, वो अपना खाना खा रहा है, उसको पीने दो, बस तुम्हारा काम हो गया, तुमने लैच अच्छा से करा दिया। अब पीछे होके आराम से कंफर्टेबल होकर के पिलाओ दूध, और फिर अगर बीच में बच्चा देखे तुम्हारी तरफ तो प्यार से उसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो अपने दूध से तुम अपने बच्चे को सींच रही हो, तुमने जो फसल अभी बनाई है, अभी जो आई है तुम्हारे हाथ में, इसको सींचना भी है ना, उसका अच्छा भरण पोषण करना है, तो अपने दूध से जो सींच रही हो, तो दूध तो तुम अपना जो खा पी रही हो उससे भी हो रहा है, तुम्हारा मेंटली जो तुम अच्छे से बच्चे को प्यार से, जैसे घूर घूर के मत देखना पी रहा है कि नहीं, कितना पिया, इसका पेट भरा कि नहीं, पता नहीं मेरे को दूध आ भी रहा है कि नहीं, ये सब चीजें नहीं सोचो, आ रहा है, काम करने दो यार नेचर को, भगवान ने सब करके भेजा है, तुम्हारी बॉडी पूरी प्रिपेयर करके भेजी है, अपने पे विश्वास रखो, फेथ रखो, और साइंटिफिकली अगर जानना है बच्चे का वेट लेती रहो, वेट अगर ठीक से बढ़ रहा है तो आराम से रिलैक्स करो, पीने दो बच्चे को। अब बहुत माएँ कहती हैं मैम ये इतनी देर पिएगा, तो मेरे घर में सब लोग कहते हैं बच्चे को गोदी की आदत लग जाएगी। तुमने किसी 4 महीने के बच्चे को देखा है गोदी में चिपके हुए माँ के? बच्चे जैसे थोड़ा सा भी पलटना शुरू होते हैं, वो उतर उतर के भागते हैं गोदी से। तुम अगर कोशिश भी करोगे ना कि गोदी में मेरा गोदी में बैठा रहे, वो उतर के भागेगा, वो तो कहेगा मुझे दुनिया देखनी है माँ, छोड़ो मुझे दुनिया देखनी है, मुझे बाहर घूमने जाना है, मुझे यहाँ जाना है। क्या आदत लग जाएगी? कोई आदत नहीं लगती है। पहले 1.5 महीना माँ और बच्चा, पहले के जमानों में ना कोठरी में बंद कर दिया जाता था माँ और बच्चे को, कि जिससे माँ और बच्चा दोनों साथ साथ रहें। तो इसलिए तुमको भी कोशिश करनी है कि माँ और बच्चा दोनों साथ साथ रहें। अब अगर तुम थक जा रही हो, मैं समझती हूँ थकान होती है, तो पोजीशन कंफर्टेबल रखो, सीधा बैठो, इससे पीछे भी चली जाओ, ऐसे पिला के दूध पिलाओ, अपना हेड को पीछे रखो, रिलैक्स करो, बच्चा दूध पी रहा है तुम भी सो जाओ। ऐसे बहुत लोग मुझे कहते हैं मैं जैसे ही नीचे लेटाती हूँ बच्चा रोने लगता है, मैं कहती हूँ तुम नीचे लेटाती क्यों भाई, जरूरत ही नहीं है उसको नीचे लेटाने की। अगर जरूरत लगती है तुमको तो तुम क्या करो, बेबी वेयरिंग हम लोग कहते हैं, बच्चे को आप अपने अराउंड बांध लेते हो, जो कंगारू मदर केयर का कपड़ा आता है उस तरह से आप अपने बच्चे को वेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी पोजीशन वो कंफर्टेबल है,
थोड़े दिनों में अपने आप को बस 1 महीने का टाइम दो, आप समझ जाओगे कि आपका बच्चा किन टाइम में अच्छा सोता है और कौन से टाइम में उसकी नींद अच्छी नहीं होती है, वो जल्दी उठ जाता है। तो जब आपको पहले से मेंटली, क्योंकि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लस्टर फीडिंग बोलते हैं, जो कि यूजुअली इवनिंग्स में होती है। शाम के टाइम पे हर बच्चा रोता है, जहाँ 5 साढ़े 5 बजा, हर बच्चे को हर आधे घंटे में फीड चाहिए, हर आधे पौने घंटे में फीड चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर फीडिंग। दिन में बच्चे अच्छे सोते हैं, शाम और रात में बच्चे जल्दी जल्दी दूध मांगते हैं। तो आपको क्या करना है, दिन में तुम्हें पता है कि तुम्हारा बच्चा अच्छा सोता है, उस समय उसको नीचे लेटा दो, वो सो जाएगा। अपना घर का सारा काम वाम निपटा करके मान के चलो कि शाम को तुम्हें बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना ही करना है। तो अगर पहले से प्लानिंग होगी ना तुम्हारे दिन की, तो ये सारी चीजें ना प्रॉब्लम नहीं करेंगी। तुम्हें पहले से पता होगा मेरा बच्चा शाम को क्लस्टर फीड करता है, तो मुझे शाम के टाइम पे अपने आप को फ्री रखना है। और माताओं के लिए भी पहले 6 महीने पोस्टपार्टम डिप्रेशन का जो टाइम होता है, वो यूजुअली इवनिंग्स में सबसे ज्यादा गंदा होता है। मतलब इवनिंग्स में माओं को ज्यादा परेशानी होती है। तो नेचर ने सब प्लान किया है कि शाम को बच्चा माँ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, तो माँ भी बिजी रहेगी, वो सोचेगी ही नहीं डिप्रेशन के बारे में। अब आजकल क्या, आप दूध ऊपर का पिला के बच्चे का पेट भर देते हो, तो बच्चा सो जाता है। अब आप खाली बैठे बैठे डिप्रेशन में, हाय मेरा बच्चा तो मेरा दूध पीता ही नहीं, मेरा बच्चा तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरा बच्चा तो मुझे मानता ही नहीं कुछ भी, मैं बच्चे के साथ बॉन्डेड ही नहीं हूँ। तो ये सब चीजें क्यों ख्याल आ रही हैं? तो हर चीज का रीजन है, ठीक है। तो बस एक चीज के साथ एंड करना चाहूंगी अपनी कोशिश, एक चीज को, नाइट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रात में 12 से 5 बजे का टाइम आपको दिन बच्चे को 2 से 3 फीड जरूर देने हैं। मैंने क्योंकि मैक्सिमम मदर्स को कहा, मैम दिन भर तो बच्चा मेरे फीड पे रहता है, रात में हम 10 साढ़े 10 बजे बच्चे को एक बार ऊपर का दूध पिला के सुला देते हैं। और मैं कहती हूँ यही उल्टा कर देते हो, यही पे तुम्हें अपना पिलाना है, ठीक है। 10 साढ़े 10 बजे ये जो यूजुअली आपको भी लोग कहेंगे कि एक फीड ऐसा करो बच्चे, रात में जिससे तुम्हारी नींद अच्छी हो, तुम रात में पिला के सुला दो। इसलिए मैं बोल रही हूँ रात में 12 से 5 बजे के बीच में आपका एक हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो रिलीज होता है, पीक पे होता है। अगर आप अपने बच्चे को रात में 12 से 5 के बीच में 2 से 3 फीड अगर रेगुलरली देते रहोगे, तो आपका दूध कभी कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा, नेचुरली बढ़ता रहेगा। तो एक ये पॉइंट पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि अभी डिलीवरी के बाद बहुत लोग ये बताने वाले हैं तुमको कि सोने से पहले एक फीड दे दिया करो, हम भी देते थे, तुम भी दे दिया करो, तो वो मत करना, ठीक है। बाकी सब चीजों के लिए हम लोग हैं ही गाइडेंस देने के लिए। बाकी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप्स दी, एंड थैंक यू फॉर अगेन obliging us at such a short notice. Next time we'll keep a more planned session. Thank you Dr. Tanima, thank you so much. मैं अब आप लोग को थोड़ा सा ये दिखाती हूँ, मैं आपको एक बार ये दिखाती हूँ कि शेयर हो रहा है ना, दिख रहा है? मैं इनको ये पोजीशन दिखा देती हूँ थोड़ी सी। ये देखिए, ये जो था ये है पोजीशन, क्रॉस क्रेडल जो इन्होंने बताई थी, ये पोजीशन है देखिए। और ये जो हाथ है वो गलत स्थिति में है, हाथ जो है जो उन्होंने बताया कप की तरह, आपको कप की तरह हाथ बेस्ट पकड़ना है और बच्चे को दूसरी तरफ से लेकर के आना है साथ में। तो जो पोजीशन है उसमें इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे की पूरी बॉडी सीध में रहे और पूरा जो बच्चा है वो फेस करे आपकी तरफ, और जहां तक संभव हो तो एब्डोमेन जो है आपके एब्डोमेन से टच करे, ये इंपॉर्टेंट है। जो पोजीशन उन्होंने बताई बहुत अच्छे से आपको समझाई है। लैचिंग, ये देखिए लैचिंग कैसे करनी है। जो निपल के अराउंड काला एरिया होता है, इसको हम एरोला कहते हैं, वो पूरा एरोला बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। वो बच्चे का निपल और एरोला जा करके ऊपर तालू पे टच करना चाहिए। इतना आप बच्चे के अंदर ब्रेस्ट घुसा दो अंदर मुंह में, जब वो मुंह खोलेगा वो पूरा हिस्सा, इसीलिए उन्होंने बड़ा कप बताया आपको, 3 फिंगर इधर 3 फिंगर उधर निपल के, इससे ये बड़ा हिस्सा मुंह में आप डाल दीजिए। तो निपल और निपल के चारों तरफ का जो काला हिस्सा है वो देखिए, ये करेक्ट पोजीशन है। जो पूरा काला हिस्सा बच्चे के मुंह में है और ऊपर जाके तालू पे टच करेगा तो वो अच्छे से सक करेगा। ये पोजीशन गलत है जिसमें काली निपल से लटका हुआ है, तो इसमें दूध उतरेगा ही नहीं, इसीलिए आप कहते हो मेरे को दूध नहीं आ रहा। और चिन जो होता है वो चिन, ये देखिए बच्चे का चिन थोड़ी वो निपल पे रेस्ट करे, ये ब्रेस्ट पे रेस्ट करेगी, वहां प्रेशर डालेगी तो दूध उतरता चला जाएगा। ये मैक्सिमम एरोला जो है वो बच्चे के मुंह में रहेगा। नीचे का होठ जो है वो बाहर की तरफ, ये पोजीशन सही है। लैचिंग कब सही होगी?
तब नीचे का होठ जो है वो बाहर की तरफ पलट के आ जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा बच्चे का। इसका मतलब वो पूरा एरोला बच्चे के अंदर मुंह में जा रहा है। नीचे का एरोला दिखाई भी नहीं देना चाहिए। नीचे जो काला हिस्सा ब्रेस्ट का है वो दिखना तक नहीं चाहिए, बाहर इतना अंदर चले जाए। ऊपर का भले ही थोड़ा सा दिख जाए, और नीचे का देखिए होठ किस तरह से होठ इसका बाहर की तरफ पलट के आ गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर लैच ऑन के लिए बड़ा सा मुंह खोलेगा, चिन जो है बच्चा ब्रेस्ट पे टच करेगा, लिप जो है बाहर की तरफ खुल जाएंगे बच्चे के, ब्रेस्ट पूरा इतना बड़ा ब्रेस्ट आपका फुल राउंड अंदर जाएगा, और उसको सक जब वो करेगा अच्छे से तो आवाज आएगी। आप पीता है तो आपको पता चल रहा है कि वो खींच पा रहा है, आपको महसूस होएगा कि बच्चा अच्छे से खींच रहा है ना। और पीने के बाद जब देखते बच्चा अच्छे से पी लेता है तो निप्पल जो होता है वो पूरा लॉन्ग बड़ा से एक निप्पल बन जाता है। तो कुछ लोगों के जैसे निप्पल कहते हैं छोटा है मेरा निप्पल, सही नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बच्चा निप्पल से नहीं, बच्चा जो है ब्रेस्ट पे पूरा अटैच होएगा जब वो बच्चा खींचेगा। निप्पल के छोटा बड़ा कम बड़े होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, और वो निप्पल धीरे धीरे पीते पीते बड़ा हो जाता है। ये देखिए ये प्रॉपर पोजीशन है, किस तरह से बच्चा माँ को निहार रहा है, हाथ हाथ में पकड़े हुए, थोड़ी उसकी ब्रेस्ट पर टच कर रही है, पूरा बच्चे ब्रेस्ट का काला हिस्सा बच्चे के मुंह में है। ये पोजीशन कहते हैं प्रॉपर लैच ऑन। और ये पोजीशंस जो आपको बताई साइड लाइन, ये देखिए गलत है, इस तरह से बच्चे का सिर लटका हुआ कभी नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया शुरू के महीनों में कभी भी बच्चे को साइड में दूध नहीं पिलाना है, क्योंकि बच्चे के दूध नाक में आ जाता है या सांस की नली में चला जाता है। फुटबॉल पोजीशन जो उन्होंने बताई थी वो बच्चे को ऐसे फुटबॉल की तरह सिर पकड़ना है, वो अभी आगे मैं दिखाती हूँ आपको, इसमें दिख रही है आपको, देखिए इस तरह से ट्विन में एक सिर इस तरफ एक सिर्फ दोनों सिर ऐसे पकड़ करके तब आप दोनों उससे अटैच कर सकते हैं। पर बेस्ट पोजीशन है क्रॉस क्रेडल, ये क्रेडल होल्ड है, ये इसमें वही रहता है संभव कि लैचिंग अच्छे से नहीं हो पाती। क्रॉस क्रेडल जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये देखिए ये फुटबॉल पोजीशन है जिसमें आप सिर से पकड़ के बच्चे को लगा लेते हैं। साइड लाइन पोजीशन जो है सिजेरियन के बाद कई माएँ करती हैं, लेकिन जब बच्चा आपसे अच्छे से दूध पीना सीख जाए तभी इसको करना है। क्रॉस क्रेडल जो वो बता रही थी, ये देखिए ये है आइडियल पोजीशन। क्रॉस क्रेडल आइडियल है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। मदर बच्चे को क्रॉसवाइज होल्ड करती है, हाथ के एल बना के, जो उन्होंने बताया देखिए इसमें दिख रहा है अच्छे से। ट्रंक और हेड पूरा सपोर्टेड रहना चाहिए आपके हाथ पे, और दूसरे हाथ से बड़ा सा यू बना करके आप ब्रेस्ट का अच्छा खासा हिस्सा बच्चे के मुंह में डालेंगे। कैसे डालेंगे वो डॉक्टर तनिमा ने आपको बताया। पहले निप्पल को साइड में लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, जो मुंह बड़ा सा खोलेगा तब उसके अंदर उसको डालेंगे, और लिप्स जो है वो पैरेलल होने चाहिए आपकी पोजीशन में, ठीक है। तो तब ज्यादा इसके बारे में आप मेरे ख्याल से ज्यादा पोजीशंस के बारे में वो ना करिए, बस आप जो पोजीशन आपको कंफर्टेबल है, और क्रॉस क्रेडल उनकी टाइम टेस्टेड पोजीशन है डॉक्टर की, वो आपको समझाई गई, आप उसी पे स्टिक करिए। तो बेस्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्रॉलिंग इन कैसे इंपॉर्टेंट है, बच्चा आपके साथ रहना चाहिए, कोई फॉर्मूला फीड देने की जरूरत नहीं है। अपने साथ ऐसे लोगों को रखिए जो पॉजिटिव बात करें, आपको निराशा की बातें ना बताएं, आपको डिमोटिवेट ना करें। आपकी माँ सास पति जो होना चाहिए वो सब आपको मोटिवेट करें कि हाँ तुम पिला सकती हो और तुम पिलाओगी, ये नहीं कि नहीं तू आराम कर ले, तू आप ये टॉप फीड दे दे, ये सब बातें बिल्कुल इस तरह की नहीं होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को आप मना करिए, आप स्वयं मना करिए कि नहीं मैं अपने बच्चे को पिलाने में सक्षम हूँ, मेरा शरीर इसके लिए सक्षम है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात लास्ट में डॉक्टर तनिमा ने बताई कि 12 बजे से 5 बजे के बीच में जरूर 2-3 बार फीड कराना है, जिससे अच्छे से प्रोलैक्टिन हार्मोन निकले और कभी दूध आपका कम नहीं होगा। तो ऑलरेडी हम सब डिस्कस कर चुके हैं। आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स मैंने आपको गुरुदेव के साहित्य से बताया। जिसके पास भी आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत जो पुस्तक है भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण, ये सब बातें जो मैंने आपको बताई आध्यात्मिक और मानसिक लाभ, वो आप सब उसमें से पढ़ सकते हैं। तो जो हम प्रक्रियाएं कर रहे हैं ध्यान की, जप की, वो सब स्तनपान के समय भी लागू रहेंगी। तो जो संस्कार आप पहले दे रही थी वो आपके बाद में भी अनवरत ये क्रम जारी रहेगा, क्योंकि 2 साल पे बच्चे का ब्रेन एकदम अडल्ट ब्रेन की तरह होता है। तो ये जो पहले 2 साल है जन्म के बाद, उसमें बहुत बच्चे का मेंटल विकास हो रहा है। इसलिए आपको स्तनपान की प्रक्रिया को अच्छे से अपनाना है सही टेक्निक के साथ।
तो मेरे ख्याल से अब हम यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो डॉक्टर करीमा अभी भी हमारे साथ हैं, अगर कोई पूछना चाहता है कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज कीजिएगा तो आपको अनम्यूट करेंगे। हाँ, पर इतना अच्छा बताया गया है, आई डोंट थिंक सो कोई अच्छा इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर सेशन चालू हो, मैं आपको ये बता दूं, कल हमारे साथ शांति कुंज हरिद्वार से डॉक्टर नीलम मोटलानी दीदी जुड़ने वाली हैं। वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट पे ज्ञान देंगी, जो हम शाम को आपको नादयोग की साधना कराते हैं, उसका महत्व आपको बताया जाएगा। कृपया करके समय पे जुड़े, क्योंकि देखिए आज कई लोगों का शिव तत्व का ज्ञान जो है मिस हो गया। 4 पार्टिसिपेंट्स रेस कर रहे हैं, आप बता दीजिए, फिर से अनाउंस कर देंगे, मैसेज कर देंगे एक बार। माधव वलवानी जी अनम्यूट करिए, बताइए, पूछिए क्या पूछना है। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते दीदी, ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे का पेट भर गया है? कभी वो ओवरफीड कर लेता है, कभी भूखा पेट रह जाता है, कैसे पता चलेगा? इंटेलिजेंट होता है बेबी, ऐसा नहीं वो छोड़ देता है दूध। नहीं, मैं क्योंकि माओ को ये लगता है कि बच्चा कई बार लंबा लंबा पीता रहता है, अगर लैचिंग अच्छी नहीं होती ना, निपल फीडिंग होती है तो बहुत लंबा लंबा पीता रहता है उसके अंदर, तो माँ को समझ में नहीं आता कि मैं कैसे जानूं कि इसका पेट भर गया कि नहीं भर गया। देखिए 2 चीजें हैं, आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने डीप लैचिंग के साथ दूध पिलाया है, जैसे हम लोगों ने टेक्निक्स आपको बताई, तो बच्चा अपने आप वो छोड़ देता है ब्रेस्ट, क्योंकि जब ब्रेस्ट हल्का होने लग जाएगा ना और बच्चे का पेट भर जाएगा तो बच्चा दूध छोड़ देगा अपने आप। दूसरी चीज, अगर आपको डाउट कभी भी ये हो रहा है कि बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं, तो बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं, ये एक ऐसी चीज है जो माँ, बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए ना, उसको हमेशा लगता है मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं, कुछ पीता ही नहीं। तो उसके लिए आप बच्चे का वेट चेक करें रेगुलरली। जैसे मैंने आपको बताया कि 30 to 40 ग्राम्स बच्चे का वजन बढ़ने लग जाता है, तो आप अगर बच्चे का, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बच्चे का वजन अपने घर में खुद भी ले लें, एक नहीं तो एक वेइंग मशीन छोटी बच्चों की जो आती है वो एक खरीद के अपने घर में रख लें, आपको लॉन्ग टर्म काम आने वाली है वो। हर संडे के संडे बच्चे का वजन ले लीजिए आप। और WHO का ग्रोथ चार्ट आता है, वो आप किसी भी नेट पे डालिएगा आपको मिल जाएगा। लड़कियों का, लड़कों का WHO का ग्रोथ चार्ट आता है, आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हर संडे को बच्चे का वेट और बच्चे की लेंथ नाप लीजिए, ठीक है। लेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको सब चाहिए हमारे बच्चे खूब लंबे लंबे भी हों, हमारे बच्चे स्टंटेड है, हाइट कम है हमारे बच्चों की, तो आप बच्चे की लेंथ और बच्चे का वेट ये रेगुलरली नाप लें। और लेंथ के लिए आप इंच टेप कोई भी ले लीजिए, बच्चे का सर और पैर से उसको नाप करके अपने उसमें चेक कर लीजिए, जो आपको ग्रोथ चार्ट है उसमें, और उसको ट्रैक करते रहिए अपने पास। बहुत सारे पीडियाट्रिशियंस आजकल जो आपको कार्ड देते हैं उसमें भी ग्रोथ चार्ट बना होता है, तो उस पर आप अपना बच्चे का ट्रैक करते रहिए। तो अगर आपको दिख रहा है कि बच्चा, आप इसमें कैसे जानोगे कि सही बढ़ रहा है कि नहीं? परसेंटाइल्स होती हैं, 95 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल, तो 50th परसेंटाइल और 3 परसेंटाइल, 15 परसेंटाइल। तो 50th परसेंटाइल यानी 50% वाला जो ग्रीन लाइन आपको दिखेगी, उससे अपने बच्चे को कोशिश रखिए कि ऊपर रखिए। अगर बच्चा 50 परसेंटाइल से ऊपर है तो आपके बच्चे को न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। रोज रोज मत करने लगना कि ऑब्सेस्ड हो जाओ, रोज रोज कर रहे हैं। रोज संडे टू संडे। डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद एनीथिंग। हाँ जी, मोनी जी पूछिए, मोनी जी अनम्यूट करिए, मोनी जी अनम्यूट करिए, आप पूछिए। दीदी प्रणाम। प्रणाम। दीदी मेरा 8 मंथ पूरा हो गया, 9 वाला लग गया है। हाँ, तो अब दर्द होता है चेस्टों में, पेट में, तो और डॉक्टर को चेक करा के आओ, दर्द नॉर्मल। आज केवल स्तनपान के क्वेश्चन, डॉक्टर क्वेश्चन नहीं लेंगे, टाइम हो गया है। आज स्तनपान के क्वेश्चन डॉक्टर को चेक करा के आओ। एक चीज और बताना, अच्छा ठीक है, 1 मिनट, एक चीज मैं और बताना चाहती थी, सेशन में नहीं बताया, जितनी गर्भवती माताएं हैं वो शतावर भी ले सकती हैं 8वें महीने से, 1 चम्मच दूध में उबाल करके, ठीक है। मोनी आप डॉक्टर को चेक कराओ, यहाँ पे बैठ के हम मेडिकल एडवाइस नहीं दे सकते। दीदी मैं चेक करा के आई कल। चेकअप करे बिना मैं आपको कैसे बता दूं दर्द क्यों हो रहा है? दीदी करा के आई कल चेक कराई तो हाँ, तो कल चेक कराई, उन्होंने 1 महीना दिया है 1 सितंबर में। ठीक है, बढ़िया है। हाँ तो, शिपाली जी, आज स्तनपान से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछिए प्लीज। स्नेहल बोलिए। हाँ, मुझे ये पूछना था कि जो वीडियो ऑन करिए,
आपको कैसे लगेगा कोई ब्लैंक स्क्रीन में आपसे बात करे तो? मुझे पूछना था कि 12 से 4 बजे का जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो रात का टाइमिंग है वो जी, कितने महीने तक के करना चाहिए? यानी मेरा बेबी अभी 3 मंथ्स का है। तो आपका बच्चा, आप ही बताइए, रात में कितनी बार उठता है? 3 बार उठता है बस। तो देखो, नेचर अपने आप ही उठाएगा उतनी बारी। वो धीरे धीरे उसकी साइकिल सेट हो जाएगी। अच्छा, हाँ, तो वो तो जब टाइमिंग 3 जो बोला है 12 से 4 का, वो हाँ, समझ नहीं आया कुछ। मतलब जैसे दिन, मतलब एक बार बच्चे को आपने सपोज 10 बजे सुलाया, ठीक है, बच्चा 12 बजे हाँ उठेगा, 3 बजे के आसपास हाँ उठेगा, फिर 5-6 बजे के आसपास उठता है, ठीक है। तो ये हाँ अपने हाँ, आप, 5 बजे। आपको कुछ सोचना नहीं है, उठाना भी नहीं है उसको, वो अपने अच्छा, आप। आपको सिर्फ उसको ऊपर का दूध नहीं देना है। अगर आप उसको अपने दूध पे रखोगे ना, तो वो मदर नेचर उसके हिसाब से खुद ही प्रकृति करेगी, वो रात में अपने आप ही 2 से 3 फीड लेगा ही लेगा उठा आपसे। उठा के नहीं पिलाना है कि उठा नहीं, अपने आप उठेगा तो पिलाना है बस। हाँ हाँ वो दूध सेट करने के लिए ये है कि दूध उतरने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे, ऊपर का ना देना पड़े, इसके लिए बताया गया, समझे? ओके, हाँ, थैंक ऊपर का नहीं देना, ठीक है। नहीं। हाँ भाव्यता। हाँ ये हाँ दीदी प्रणाम। हाँ प्रणाम, वीडियो ऑन करिए पहले। हाँ दीदी मुझे शतावरी पाउडर के बारे में जानना था कि मीन्स वो 2 टाइप का आता है ना, मैंने बाजार में चेक किया तो उन्होंने बोला हाँ, कि शतावरी पाउडर आता है एंड शतावरी कल्प आता है, तो हमें कौन सा लेना है? ये तो मैं किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ के बताऊंगी आपको। अगर डॉक्टर तनिमा आपको पता हो तो बता दीजिए। जी, बिल्कुल, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही हूँ, इनफैक्ट मेरा अच्छा। ग्रेजुएशन आयुर्वेदिक ही है। हाँ, तो शतावरी पाउडर और शतावरी कल्प कल्प आप दोनों ही ले सकते हो, दोनों ही हर तरीके से आपके लिए फायदेमंद है। हाँ, कल्प बेसिकली क्या है ना, उसको शुगर के साथ कोट कर दिया जाता है। कल्प हाँ में, कल्प का मतलब है कल्पना, उसको हाँ मतलब बनाना, उसको शुगर के साथ कोट कर दिया जाता है जिससे वो ग्रैन्यूल्स फॉर्म में हो जाता है। और पाउडर जो होता है वो शतावरी की जो हर्ब्स होती है ना, उसको पीस के पाउडर बनाया जाता है। तो इसीलिए शतावरी पाउडर या शतावरी कल्प आपको जो लेने में आसान दिखे, अवॉइड करना है शुगर को। तो इसलिए अगर आप शतावरी पाउडर ले सकते हो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, मगर आप पी ना पाओ अगर, तो आप कल्प ले सकते हो। they have to boil it, एक उसको दूध के साथ उबालना है। अगर आपका जो पाउडर है उसको आपको 2 चम्मच दूध, गुनगुने दूध में मिलाना है और पी लेना है। ओके, दिन में एक अच्छा, बार। उसको बॉयल नहीं करना है। ये बॉईल करने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा, क्योंकि वो जो थे ना उन्होंने ऐसे बताया कि शतावरी पाउडर ठंडक के लिए होता है एंड कल्प जो होता है वो फीडिंग के लिए, सब बोला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पाउडर और कुछ कल्प दोनों में से कुछ भी तरीके से उसको यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। वो फीडिंग के लिए ही होते हैं ना जनरली? हाँ, शतावरी फीडिंग के लिए। वो बेसिकली दूध बनाने के लिए है। ओके, उसका यूज कब से करना है? मेरा अभी 8 मंथ स्टार्ट हो गया है। कर तो सकते हैं, अब आप शुरू कर दो उसको। कर दो। ओके ओके, एंड दीपाली मीन्स जी, बच्चा होने के बाद भी कंटिन्यू करेगी, मीन्स हो जाए तो बंद कर देना है? अभी चीजों का पानी खूब पीना है। देखो एक चीज, हाँ यहाँ पर वो भी मैं बताना भूल गई थी, पानी बहुत जरूरी है आपको पीना। बहुत सारी yes, even, कहती हैं कि डिलीवरी के बाद वो पानी नहीं पीती, कहती है वो पेट निकल आता है मैम, इससे हमारे घर में सबने कहा पेट निकल आता है। वो कुछ नहीं है, आपके लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। अगर आप पानी 3 लीटर रोज पियेंगी तो आपका दूध अच्छा बनेगा, ठीक है। तो इसलिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है पीना। तो आपने जैसे ये कहा कि हम कब तक ले सकते हैं, तो 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो पानी खूब अच्छे से पीना है, रात की फीडिंग करानी है। अगर आपका मिल्क सप्लाई पूरा हो रहा है, आपके बच्चे का वजन बिल्कुल ठीक बढ़ रहा है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि अगर आपके बच्चे का वजन कम बढ़ रहा है या बच्चा रो रहा है, उसका दूध पूरा नहीं पड़ रहा है, तो आप शतावरी को बाद में भी ऐड कर सकते हो अपने आप दूध लोग में। चैट बॉक्स में डाल दो क्वेश्चंस, या तो फिर जल्दी जल्दी, जिससे हम लोग को लेने में आसानी रहेगी। ओके, हाँ थैंक यू। ज्योति, पल्लवी पल्लवी बोले। पल्लवी हाँ दीदी प्रणाम। प्रणाम। दीदी मुझे हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, हाँ, और डॉक्टर बोली है कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है बेबी को, फर्स्ट 24 आवर्स में हम फीड नहीं कर सकते। अगर वैक्सीनेशन में टाइम लगेगा तो बेबी कैसे उस टाइम तक रहेगा? हेपेटाइटिस का कोई वो नहीं है, आप बच्चे को दूध पिला सकते हो जी। और वो तो बच्चा होते ही इम्यूनोग्लोबुलिन्स बच्चे को दे दिए जाते हैं तुरंत ही, डिलीवरी के बाद इम्यूनोग्लोबुलिन्स बच्चे के लगा दिए जाते हैं। कितने देर बाद तक लगा दिए जाते हैं मैडम? इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी लगा देते हैं हम लोग तो।
अच्छा, और जैसे C-सेक्शन हमारा अगर होता है तो वो हमारे EDD के लगभग 15 दिन पहले हो रहा है, तो टाइम क्या हमारा प्रॉपर मिल्क फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, जैसे कि बिल्कुल हो जाएगा। प्लेसेंटा निकलता है ना, तब दूध का आपका सिग्नल आपके ब्रेन को चला जाता है। जो बच्चा आपसे होता है, जैसे ही वो डिलीवर होता है आपके ब्रेन को नेचुरली वो सिग्नल चला जाता है कि दूध बनाना शुरू कर दो, क्योंकि आपके ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स एकदम से नीचे लेवल आ जाता है उसका। डोंट वरी, वो आपको चिंता नहीं करनी है, वो प्रकृति अपने हिसाब से कर लेती है। और मैम जैसे पहले दिन उठ तो पाएंगे नहीं, तो फिर फीडिंग के लिए लेटे लेटे वो असिस्टेंट की मदद से बताया ना, वो एक असिस्टेंट आपके ब्रेस्ट से लगा देगा बच्चे को सपोर्ट के साथ। जी, आरती जी आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम दीदी। दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर जैसे फ्लैट निप्पल्स की कोई प्रॉब्लम है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है, आपको बताया ना, अभी एक्सप्लेन किया कि निप्पल से तो करना ही नहीं है, और जैसे जैसे बच्चा लैच अच्छे से करेगा निप्पल अपने आप बनता चला जाएगा। अभी पहले से आप उसको निप्पल को उभारना शुरू करिए चिकनाई के साथ, ऐसे ऐसे उभारना शुरू करिए उसको, ठीक है? जी दीदी, जी जी। घी लेकर के आप उसको निप्पल को बनाना शुरू करिए। जब हम बात कर रहे हैं कि एरियोला से बच्चा फीड करेगा तो फ्लैट निप्पल, इन्वर्टेड निप्पल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बच्चा करेगा तो आपको फ्लैट निप्पल का प्रॉब्लम नहीं आता है उससे। जी दीदी, मुझे बहुत दिनों से ही पूछना था, मैं डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाह रही थी, बट मैंने सोचा पहले आपसे ये चीज कंसल्ट करनी चाहिए। जी दीदी, थैंक यू। हो गया ना? जी दीदी जी, रेखा जी अनम्यूट कीजिए। रेखा जल्दी पूछ लीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी पूछिए आप लोग, 6 बज गया है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। मेरा 7 मंथ स्टार्ट हुआ है, मुझे पूछना है कि अभी जैसे जो प्री डिलीवरी से पहले हम क्या चीजें यूज कर सकते हैं ब्रेस्ट की केयर के लिए, ये सब चीजें ना, बताया ना कि आपको, बाद में शतावर का पाउडर। वो अभी 7 मंथ से, आपने बताया 8 मंथ से स्टार्ट करना है, वो अभी 7 मंथ 8 मंथ कोई बात नहीं, शतावर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट के 3 महीने ले सकते हैं। 1 चम्मच लेना है दूध में बोल करके। शिफाली जी आप पूछिए। शिफाली जी पूछिए। दीदी मुझे ये पूछना था, ट्विन बेबी में भी ऊपर का दूध नहीं देना है मुझे। क्या? ट्विन बेबी है मेरे, तो नहीं। मतलब मेरा दूध सफिशिएंट है उनके लिए? बिल्कुल बिल्कुल 100%। ट्विन बेबी की पोजीशनिंग अगर आपने अच्छी की है तो ब्रेस्ट एम्प्टी होगा रेगुलरली, उससे दूध और बनेगा, तो उस पर ध्यान रखिए, पोजीशनिंग ध्यान रखिए, पोजीशनिंग अच्छी रखिए। करके सिलेंडर तो बताइए ना, 2 फुटबॉल होल्ड करके दोनों उसको साथ साथ पिलाना है, ठीक है? जी जी, थैंक यू। ज्योति जी। ज्योति जी पूछिए। हाँ ज्योति जी, आवाज नहीं आ रही ज्योति जी आपकी। सब चीज बता दें, आज ब्रेस्ट के बारे में बताइए जी। उनकी आवाज नहीं आ रही है। स्मृति जी पूछिए। ज्योति जी आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ज्योति जी अपना क्वेश्चन। हाँ स्मृति जी पूछिए। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी, मुझे डॉक्टर के साथ, मोनी जी आप म्यूट करिए अपने आप को। हाँ जो स्मृति जी पूछिए। जी मैं अपने डॉक्टर के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती, मतलब मैं उनसे कोई भी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं देती, और यहाँ पे मतलब मैं ज्यादा डॉक्टर नहीं है, बस 2 ही गायनो हैं। कहाँ पर? और दोनों सिजेरियन ही करते हैं मैम, ये छोटा सा विलेज है चापा, तो और बेटा इसका सोल्यूशन तो नहीं दे सकते अब, या तो मैम बड़ा शहर है कोई पास में? मैम घर से 20 किलोमीटर्स में जो सिटी है वहीं पे ये हाल है। अब बेटा इसमें तो क्या निदान दे सकते हैं, हम लोग जो मदद कर सकते हैं आपकी कर देते हैं। कितना भी हेल्दी बेबी को कांच में रखते हैं 5 दिनों तक। वो आप यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाओ, ये ससुराल है मायका है? ससुराल है, तो मायके चली जाओ। ट्रैवल के लिए मना है। तो प्लेजेंटा नीचे है क्या? प्लेजेंटा 3 सेंटीमीटर में है, और वो डबल लूप कॉर्ड 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑस। क्या दीदी? 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑस। तुम पर्सनल पे डालना, मेरे पर्सनल नंबर पे डालना, मैं निदान देखती, ठीक है? इस पे नहीं।
चलो सुनीता जल्दी पूछो। सुनीता ये लास्ट क्वेश्चन है अब। यस मैम। हाँ पूछिए सुनीता, बताइए। मैम आवाज नहीं आ रही है, पूछिए। यस मैम, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। बोलिए बोलिए। हाँ मैम मेरा बेबी ना 12 बजे ही सोता है रात में। हाँ मैम, और कभी कभी 3 बजे उठता है, कभी कभी 5 बजे, लेकिन रात में सोता 12 बजे। 12 बजे 12 बजे पी के सोता है ना दूध, क्या दिक्कत है? हाँ पी के ही सोता है। बस तो बस बस सही है, बिल्कुल सही। डाउट अभी इतनी बार हमने बताया, तनिमा जी ने बताया, किसी प्रकार का सेल्फ डाउट नहीं रखना है। हैव फेथ ऑन गॉड। तुम तो गुरुदेव की इतनी बढ़िया शिष्य हो सुनीता। हाँ फिर तुम्हें क्या, जो प्रक्रिया जो जैसा प्रकृति चाह रही है हो रहा है। तो मैम वो 3 बजे जगता है या 5 बजे कभी कभी। ठीक है, जैसे उसकी नींद है, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया। जबरदस्ती का डाउट नहीं। रूपल जी जल्दी, रूपल जी। ओके मैम। करिए रूपल। हाँ मुझे मिल गया आंसर जो चाहिए था। हाँ? नहीं पूछना है। नहीं पूछ रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, वाइंड अप करते हैं। थैंक यू डॉक्टर तनिमा सो मच, इट वाज सच एन इंटरेस्टिंग सेशन और बहुत ही हमारी गर्भवतियों को लाभ मिला और कितना प्रैक्टिकल तरीके से बहुत अच्छे से आपने इनको गाइड किया और हम बहुत आपका सहयोग आगे भी लेंगे। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा काम करने में बहुत एंजॉय करती हूँ मैं, इसलिए आपको देख के मुझे लगता है कि आप कितना मन से बताती हैं और आपको आनंद आता है ना। जैसे हम अपना जो गर्भ संस्कार का जब पढ़ाते हैं तो वैसा लगता है, सेम चीज आपके साथ है। तो चलिए हम लोग एक ही नाव के वो हैं, सवार हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आगे। ठीक है, आप कल का सेशन आप लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अवश्य जुड़िएगा। नाद योग की साधना का महत्व आप लोग को बताया जाएगा और कल नाद योग पे ध्यान भी कराया जाएगा साथ में। तो प्लीज टाइम से जुड़िएगा, नहीं तो हम लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। चलिए कमर सीधी कर ले, नेत्र बंद कर ले, एक बार सर्वत्र शांति का भाव। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम। और एक बार स्तनपान कराने से पहले मन को शांत करने के लिए शांति पाठ भी कर लिया करिए। तो मन पूरा शांत होकर के एकाग्र करके तब स्तनपान कराइए। इसी भाव के साथ सभी से विदा लेते हैं। कल मिलते हैं शाम को 4 बजे, इनफैक्ट 3:45 बजे।